CYD गॉट टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें यूथ के एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, स्किलिंग के ऊपर कर रहे हैं, राइट्स के ऊपर कर रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एंटरप्रेन्योरशिप। व्हेन एंटरप्रेन्योरशिप हमें समझ में आया तो हम लोगों को रियलाइज हुआ कि यूथ के लिए, यूथ के साथ वुमेन के लिए एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए 7 years पहले वी स्टार्टेड द यूथ एड फाउंडेशन। यूथ एड फाउंडेशन एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द ऑल द एंटरप्रेन्योरशिप नीड। यूथ एड फाउंडेशन में हम लोगों ने पिछले 7 सालों में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के अंदर 16,000 लोगों तक रीच आउट किया। बट व्हेन वी रीचिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन, हम लोगों को ये पता चला कि हम लोगों को सबके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। तो हमने फर्स्ट यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2017 में स्टार्ट किया। जो फर्स्ट ईयर समिट था उसमें यू कैन से अराउंड 50 पार्टिसिपेंट थे एंड द फर्स्ट ईयर समिट वी स्टार्टेड इन पुणे। एंड उसमें से जो आइडियाज आए, जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर है वो अभी भी उसमें से 10 एंटरप्रेन्योर सस्टेन। सो हमने स्लोली एक जगह से, पुणे से लेके नेक्स्ट ईयर हम लोग रीच आउट किया अलग अलग सिटीज में ऑफ महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने रीच आउट किया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड टिल नाउ वी आर एबल टू रीच 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप रीच आउट करके ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम बना रहे, जिसमें यस समिट के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन pitch their idea and also they can get the help of mentorship। इसी प्रयोजन के साथ हम लोगों ने एक सीड कैपिटल का आयोजन किया, जिसमें ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर से लेके यस समिट के विनर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से ग्रांट देते हैं। एक ग्रांट होता है, एक अवार्ड होता है और एक सीड कैपिटल जो हम लोग रिटर्नेबल लेते हैं। ये पूरे जर्नी में हम लोगों को एंटरप्रेन्योर्स का जो साथ मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर एवरी ईयर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उसी को लेके हम लोग आज हमारे 7th यस समिट का इनॉग्रेशन करना चाहते हैं। जो वेलकमिंग सेशन है हमारा, उसमें हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा जानिए। तो मैं फर्स्ट आई वांट टू इनवाइट मिस्टर उज्जवल चौधरी। प्रोफेसर उज्जवल अनु चौधरी मीडिया उद्योग में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी और डीजीएमसी मीडिया कॉलेज के डीन के रूप में कार्य किया है। वह एनएसएचएम मीडिया से भी जुड़े रहे हैं और न्यू बिजनेस एज जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में अपने लेखन योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर चौधरी नागरिक समाज सक्रियता के समर्थक हैं और अक्सर कौशल विकास और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। उनके कार्य सामाजिक कार्रवाई और सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उज्जवल सर हमारे स्ट्रैटेजिक मेंटोर है और यूथ एड फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी है। वेलकम सर। So now I want to invite our one more guest, Dr. Saptarshi Chatterjee, Incubation Head at Mass University, Kolkata. I would like to invite Ms. Roshni Sehgal, Head of Business Development and International Alliance. रोशनी सहगल एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उन्होंने अपनी नौकरी में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और बड़ा प्रभाव डाला है। रोशनी उद्योग में चीजों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों के साथ काम करती है। वह इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानती है क्योंकि उन्होंने इसमें लंबे समय तक काम किया है। वह मीडिया और मनोरंजन के भविष्य और लोग अपनी नौकरियों में कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस बारे में भी बातचीत करती हैं। तो हमारे एक गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे शॉर्टली। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि उज्जवल चौधरी सर प्लीज आके वेलकम रिमार्क कीजिए।
पिछले एक साल से ये बात हो रही थी कि हम सिल्वर जुबली करेंगे, सिल्वर जुबली करेंगे। आज उस सिल्वर जुबली का आखिरी दिन है। जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो जानते ही हैं कितना मेहनत गया है। यहाँ तक भी इन 4 दिनों में जो जुड़े हैं उन्हें भी दिखा है। आशा करते हैं आज के दिन भी जैसा दिन प्रोग्रेस होगा, आज काफ़ी लोग आज भी जुड़ेंगे। पिछले 10 तारीख से लेकर जो शुरू हुई है, इनफैक्ट 7 तारीख के मैराथन से जो शुरू हुआ है, 2500 लोगों का मैराथन से जो शुरू हुआ, और 10 तारीख से अभी तक कम से कम मैं 4 दिन आया हूँ यहाँ पे कैंपस में ऐसा इस प्रोग्राम में। सो करीबन 1,500 लोग से ज़्यादा जुड़े हैं इन 4 दिनों में। काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी एंथुसियास्टिक माहौल रहा है। आज जब यूथ यंग एंटरप्रेन्योर समिट, यस समिट, 7th चैप्टर ऑफ यस समिट, आज का दिन इसी पे फोकस होगा। तो मैं अपनी बात कुछ कहानियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। पहली कहानी हमारे साथ जुड़ी हुई बहन दीपाली सावंत जी की है, जो स्नैक्स की बिजनेस करती है, स्नैक्स बनाने की, घर में बनाकर स्नैक्स बेचने की। जब यूथ एड फाउंडेशन के साथ वो जुड़ी, इसके सक्षम प्रोग्राम के साथ, तो आज पहले और आज के उनके जो बिजनेस किस तरह से चेंज हुआ, इसके बारे में कहते हुए बोलती है कि मैं खाना बनाना और बेचना अलग अलग जगह में करती थी। मेरा कोई अकाउंटिंग का प्रॉपर कोई हिसाब रखने का सिस्टम नहीं था, और भविष्य में क्या करूंगी, मतलब अगले 5 साल में धीरे धीरे कहाँ जाऊंगी, इसका कोई प्लानिंग नहीं था। सक्षम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से इक्विप किया है, और मैं आज जहाँ बेचती हूँ खाना और वहीं बनाती हूँ, उसकी पूरी सिस्टम मैंने बनाया है, और कम खर्चे से बेटर प्लानिंग के साथ, और अगले 5 साल का प्लानिंग मेरे दिमाग में है। इस तरह का ही इम्पैक्ट हम करना चाहते थे। ये जो इनकी जो कहानी है, ये हमारे पोर्टल में अगर जाएंगे आप, यस समिट के पोर्टल या वेबसाइट में, तो इनकी कहानी लिखी हुई है फोटोग्राफ के साथ। तो ऐसी और एक कहानी कल्पना धोत्रे बहन की है, जो कपड़े बनाती है, गारमेंट्स मेकिंग। इनका कहना है कि मेरा कोई फिनेंशियल प्लानिंग का एक्सपोजर नहीं था, पैसे का खर्चा, सेविंग्स प्लान, ये कुछ नहीं था। यहाँ तक भी मैं किस तरह से अपने कपड़ों का मार्केटिंग करूं, बेचूं, इसकी कोई आइडिया नहीं थी। तो यूथ एड फाउंडेशन जैसा सक्षम हुआ, उसी तरह एक और प्रोजेक्ट है यूथ एड फाउंडेशन का, संकल्प ने उन्हें 1-to-1 में उनके बिजनेस स्किल्स डेवलप करना, प्लान बनाना, और गांव से बाहर जाके शहर से किस तरह से ऑर्डर पाना है, बेचना है अपने सामान। वो एक गांव की है, पुणे के बाहर की गांव की है। तो यह उसे सिखाया गया, और आज वो अपने बिजनेस को काफी आगे तक बढ़ा पाई है। एक और लेडी की बात करते हैं। आप लोग जल्दी से बैठ जाएं, जो अंदर आ रहे हैं बैठ जाएं, इधर कोई सीट किसी का नाम पे नहीं है, सिर्फ बैठ जाएं बस। तीसरी एक हमारी बहन की बात करेंगे, सारिका रांदिवे। ये भी कपड़े बनाती हैं, और इन्होंने भी अपना जो एक्सपीरियंसेस हुआ सक्षम में इन्होंने बताया। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है यूथ एड फाउंडेशन का, सक्षम सिखाती है किस तरह बिजनेस करना है, संकल्प एक्चुअल बिजनेस के ऑपरेशंस में ले जाती है, और स्फूर्ति जो आपने बिजनेस किया उन चीजों को मार्केट तक ले जाने में मदद करती है। तो सरिका कहती है कि मैं सक्षम से सीखकर आज स्फूर्ति में अपने सामान दे रहा हूं, जिससे कि सामान बिकते हैं मार्केट में, मेरी जो इनकम है वो 2.5 गुना बढ़ा है। मैं एक और चौथी एक लेडी की बात करता हूं, मनीषा काले हमारी एक निधि है। बहन प्रिया थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उस निधि से हम ग्रांट, अवार्ड्स एंड सीड कैपिटल देते हैं, 3 तरह की चीज। तो ये सीड कैपिटल में इनका जो प्लान था वो 50,000 रुपए का ही बिजनेस था, छोटा बिजनेस। 25,000 सीड कैपिटल यूथ एड से दिया, 25 उन्होंने रेज किया, और एक छोटी बिजनेस स्टार्ट की जो अब स्टेबल है। डिजाइनर गारमेंट्स बनाते हैं भोपाल की कुछ महिलाएं, उनका नीचे स्टॉल है भी। गो यस डील और यस समिट एग्जीबिशन के माध्यम से ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ये अपने सामान बेचते हैं। तो ये जो सारे मैंने एग्जांपल्स दिए, ये क्या चीज है?
ये 4-5 एग्जाम्पल जो दिए। आज एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस बड़े बड़े बिजनेसेस पे है। मतलब कोई अगर 5 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे और उसके फैमिली रिसोर्सेस है, उसके पास कोलेटरल्स है, तो उसकी बात होती है। अगर किसी ने 5 करोड़ का बिजनेस अचीव कर लिया है, 25 करने के लिए उन्हें इंक्यूबेटर से आप एक्सेलरेटर की तरफ ले जाते हैं, यह बात होती है। सरकार की भी और गैर सरकारी अधिकतर फोकस ऐसे बिजनेसेस पे होते हैं। लेकिन जो नैनो, क्षुद्र, लघु या क्षुद्र बिजनेस है, उद्योग है, जो 20,000 से 50,000 से 1 लाख रुपए से शुरू होती है, उस पे फोकस बहुत कम है। आज यूथ एड फाउंडेशन का यही लक्ष्य है। हमारे फाउंडर और नेता मैथ्यू मट्टम और हमारे पहले सीईओ प्रिया कोठारी, जो आप विदेश में है, इसको इंटरनेशनलाइज कर रही है यूएस से, और करंट सीईओ ज्योत्सना और पूरे टीम का यही लक्ष्य है कि जिनकी आज जीरो इनकम है, उस जीरो को हम 10 लाख तक कैसे ले जाएं। 10 लाख एक बार कोई अचीव कर ले, वो अपने आप ही ड्राइव करेगा 1 करोड़ की तरफ। जो 1 करोड़ अचीव कर ले, अपने आप ही ड्राइव करेगा 3-4 करोड़ की तरफ। लेकिन 0 से 10 लाख बनाना, वो लड़ाई कौन करेगा? यूथ एड फाउंडेशन गर्व के साथ नैनो, माइक्रो, क्षुद्र या लघु उद्योग, उसको खड़ा करने में ही अपना फोकस कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, हमारे हर काम में हमारे इन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाता है। आज जो आप खाना खा रहे हैं, सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को खाना खाएंगे, कुछ लोग शाम तक भी रह रहे हैं, शाम का भी खाना खाएंगे। ये सारे जो आपको खाना खिला रहे हैं, यही हमारे ऐसी एंटरप्रेन्योर्स है। हमने कोई प्रोफेशनल बाहर के कैटरर को नहीं दिया है, काम हमने दिया है अपने ही लोगों को, जिससे कि उनकी सशक्तिकरण हो। दे बिकम एम्पावर्ड, दे बिकम स्ट्रेंथेंड एंड कॉन्फिडेंट। कि आज 4 दिन के प्रोग्राम में हमने 2000 लोगों को खाना खिलाया, जहां से बंगाल से भी लोग हैं, अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, केरला से लोग आए हुए हैं, और महाराष्ट्र के तो हैं ही, छत्तीसगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। हम सबको खाना खिलाए। आप जाके बाद में जब दोपहर का खाना खाओगे, देखोगे 10 स्टेट के अलग अलग टेस्ट का खाना है, और मैंने 3 स्टेट का खा चुका हूं 3 दिन में। मुझे मालूम है क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इस तरह का जो नीचे आप देखोगे, जब जाना जरूर, नीचे 30-35 एग्जीबिटर बैठे हैं, इस बिल्डिंग के नीचे एग्जीबिशन लगा हुआ है, और वही नैनो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कभी सक्षम में, स्फूर्ति में, संकल्प में जुड़े थे, कई प्रोग्राम्स में जुड़े थे, उसके माध्यम से, और अपने बलबूते में भी फंड बहुत लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट दिया है, बहुत लोग अपने आप फंड रेज किए करके आज प्रोग्राम्स सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है? ये क्षुद्र एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है? सेल्फ डिपेंडेंसी, अपने पैरों में खड़ा होना। और देखोगे आप खाना के वहां भी देखोगे, नीचे एग्जीबिशन में देखोगे, हमारे जो पूरे लिस्ट है एंटरप्रेन्योर्स के, 90% महिलाएं हैं। 90% ऑफ दिस माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आर वीमेन। ये कॉन्शियस डिसीजन है। इस समाज में इन सबसे नीचे तबके के जो महिलाएं हैं, उन्हें मदद करने के लिए बहुत कम संस्थाएं, बहुत कम साधन है। तो उस जगह से सेल्फ डिपेंडेंसी, स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फीट, इस लक्ष्य से हम लोग ये कर रहे हैं। दूसरा, बहुत महिलाएं नीचे, समाज के हर तबके में यह है, लेकिन नीचे तबके में और ज्यादा, बहुत महिलाएं समाज में या परिवार में भी इल ट्रीटमेंट, हिंसा, अब्यूज के शिकार हैं। बहुत लोगों के पति छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे इनके सामने कुछ खास साधन नहीं रहता है जिंदा रहने का, आगे बढ़ने का। बहुत लोग मदद नहीं पाते परिवार से, तो उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, उस अब्यूजिव सिचुएशन से निकाल के एक प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योर तरीके से खड़ा करना। एंटरप्रेन्योर का मतलब केवल 10 करोड़ वाला बिजनेस नहीं है, एंटरप्रेन्योर 10 लाख वाला बिजनेस भी है, एंटरप्रेन्योर 1 लाख वाला बिजनेस भी है, एंटरप्रेन्योर 50,000 वाला बिजनेस है, जो अपने आप को, अपने परिवार को अपने पैरों पे खड़ा करने मदद करे, और कम से कम 1 जन और को एम्प्लॉय कर सके, अपने परिवार और कम से कम 1 जन और या 1 से ज्यादा। तब वो ही एंटरप्रेन्योरशिप समाज में परिवर्तन ला सकता है। सो अपने फैमिली का बेटर केयर, फर्स्ट सेकंड इनकम ऑफ द फैमिली। बहुत लोगों का फर्स्ट इनकम है, ये महिलाएं अपने पूरे परिवार चला रहे हैं। बहुत लोगों का सेकंड इनकम है, जहां पति के साथ पति कुछ और करता है, वो भी करती हैं। और इसी तरह नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करना। इस देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है,
जितना आपका अकाउंटेड, वैसे पैरेलल इकोनॉमी अब थोड़ा सा घटा है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बढ़ा है, लेकिन फिर भी पैरेलल इकोनॉमी है। और इस पैरेलल समांतराल अर्थनीति के संदर्भ में, इनकी डिसऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ बिजनेस के संदर्भ में इस लघु और क्षुद्र एंटरप्रेन्योर और उद्योगों का बहुत बड़ी भूमिका है। मैं यूथ एड फाउंडेशन के बोर्ड के मेंबर के तहत 2-4 और बातें आपके सामने रखूंगा। यूथ एड इनिशिएटिव्स अभी तक क्या किया है, लक्ष्य हमारे कुछ भी हो, पहले हमने क्या किया है अभी तक जो 7 साल हुए हैं, और सीवाईडीए का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तरीके से सीवाईडीए के मदद के साथ भी हम लोगों ने जो किया है उसको पहले रखते हैं, फिर लक्ष्य की बात करेंगे। 20,000 माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग हुई है। अभी तक 20,000 माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग हुई है। 2 लाख लोगों तक हमने बात पहुंचाया है। 16,000 लोग, इसमें 92% महिलाएं, छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए हैं। 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का छोटे छोटे बिजनेस 16,000 लोगों ने शुरू किया है। अभी तक 63 लाख ऑफ रुपीज हम लोगों ने आइदर सीड कैपिटल और अवार्ड्स या ग्रांट के तरीके से हम दिए हैं। इनमें से जो सीड कैपिटल है वो वापस आ जाता है 1 साल बाद एक और व्यक्ति को हेल्प करने के लिए। इसमें 6,500 से नई नौकरियां इन लोगों ने शुरू किया है। अधिकतर लोग अपने ही फैमिली के द्वारा चलाते हैं और कुछ लोग 1 आध लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। 6,500 नई नौकरियां। टोटल बिजनेस, ये जो 16,000 छोटे बिजनेस वीमेन जो काम कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, ये 1 बिलियन रुपीज, 1 बिलियन इज 100 करोड़, 1 बिलियन रुपीज पिछले 7 सालों में टोटल बिजनेस खड़ा किया है। ये जोक नहीं है, ये इजी नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। जो लोग महीने में लड़के 20,000 30,000 रुपया कमाते हैं, वो समझेंगे कि अगर 16,000 औरतें, अधिकतर औरतें, सब लोग नहीं, 16,000 लोग 7 साल में, कोई 3 साल कर रहे हैं, कोई 4 साल कर रहे हैं, अधिकतर 7 साल, इस काम को करते हुए आज 100 करोड़ क्रॉस किए हैं टोटल रेवेन्यू। इट्स एंड दैट्स अ डॉक्यूमेंटेड टोटल रेवेन्यू। इट्स अ फैबुलस वर्क। बहुत ही कठिन काम है। हमारा लक्ष्य कुछ नहीं है, लक्ष्य के सामने ये कुछ नहीं है। लक्ष्य 1 मिलियन यानी 10 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योर खड़ा करना है। केवल 16,000 हुआ है। 1 मिलियन 10 लाख, और अभी तक हम 2 लाख लोगों तक बात पहुंचा पाए। इसको 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों तक ले जाना है। अभी तक 7 राज्यों में गए। इसे भारत के 25 राज्य और क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज में ले जाना है। ये लक्ष्य को, ये 7 साल हुआ है, अगले 7 या 10 साल में ये लक्ष्य को पूरा करना होगा। 2027 में हमारा 10 साल होंगे यूथ एड फाउंडेशन का, और वो 10 साल जिस तरह आज भव्य तरीके से 4 दिनों का ये उत्सव कर रहा है सीवाईडी के नेतृत्व में, 25 साल सिल्वर जुबली के संदर्भ में, हम बहुत गर्वित हैं कि ये हमारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन सीवाईडी है, जो हम आज बहुत ही शुरुआती स्टेज में है हम लोग का जो यूथ एड फाउंडेशन, लेकिन सीवाईडी 25 साल से है। सो अधिकतर ऐसी संस्थाएं किसी एक व्यक्ति के अच्छे सोच के बेसिस पे तहत शुरू होती है और बंद हो जाती है, 2-3 सालों में बंद हो जाती है। मैथ्यू 25 साल पहले ऑलमोस्ट खाली हाथ से इस शहर में आके एक फ्री आश्रम में, पूरी कहानी द रोड लेस ट्रैवल में लिखी हुई है, एक आश्रम के हॉस्टल में रहते हुए जो यात्रा शुरू की थी, पॉकेट में मैंने जब वो उतरा था यहाँ पे कुछ 1 महीना चलने का खर्चा भी नहीं था, वहां से शुरू करके आज ये प्रोग्राम ही जो हो रहा है 4 दिन का, ये प्रोग्राम ही 50 लाख से ज्यादा खर्चे का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो 7 दिन से हो रहा है, कितने लोगों का सपोर्ट मिला है, आप लोगों के संस्थाओं का नाम देख सकते हैं, कितने लोगों का सपोर्ट मिला है ये प्रोग्राम करते हुए। और ये जो 2 लाख लोगों तक गया है, ये किस तरह से हुआ है? बहुत 7 साल के मेहनत से। और एक विशेष मेहनत को मैं बोलना चाहूंगा जो भारत के हर राज्य में होना चाहिए, जो महाराष्ट्र में हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं उद्यमिता यात्रा। उद्यमिता यात्रा पिछले साल 2023 में, राइट, 2023 36 जिलाओं से गुजरते हुए 40 दिनों में ऑलमोस्ट 4,200 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए 40 ट्रेनर के द्वारा हर शहर में कोई ना कोई सेशन करते हुए 5,000 से ज्यादा लोगों को उद्यमिता के बारे में बताया है, जो महाराष्ट्र के अंग्रेजी, मराठी और हिंदी अखबारों में और चैनल्स में 100 से ज्यादा रिपोर्ट आए हैं, और ये रिपोर्ट हमारे पोर्टल में रखे भी गए हैं।
ये जो मेहनत हुआ है, ये मेहनत abysmally, I mean, it is an extraordinary tough work. आप कोई भी यहाँ भारत के अन्य राज्यों से भी कुछ लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, केरला से हैं. Just think of it that you are taking a big van or a bus, you are calling it entrepreneurship vehicle or bus or rath, whatever you call, and you are going through the entire state of that particular, all the districts of the state, and you are organizing one camp every day in one state or the other, and with the support of the public, not from any large MNC or government, with public support. It's an extraordinary tough work. हमारे 2-3 साथी हैं जो पूरे के पूरे 40 दिन रास्ते में थे महाराष्ट्र से गुजरते हुए. ऐसे काम से ही इम्पैक्ट होता है. अगर ये महाराष्ट्र में हुआ है तो भारत के अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? अगर अन्य राज्यों में हो तो जाके आपका ये इम्पैक्ट बनेगा देश भर में. तो जाके हमारा जो लक्ष्य 10 मिलियन 1 करोड़ लोग तक नैनो एंटरप्रेन्योरशिप का मैसेज को पहुंचाना, जिसमें से 1 मिलियन 10 लाख लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना, आज जो 100 करोड़ है टर्नओवर 7 साल का, वो 1000 करोड़ तक ले जाना, तो ही ये बन पाएगा. लेकिन केवल ज्ञान देने से एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं. आपको खुद भी प्रोड्यूस करना होता है, खुद भी मार्केट में सेल करना होता है, रास्ते में खड़े होकर, स्टॉल्स में खड़े होकर करना होता है. और वो एग्जाम्पल भी आज शुरू किया है यूथ एड फाउंडेशन ने. आज अपस्केल करके कपड़ों का एक ब्रांड 10 स्टिचेस नाम से कपड़ों का ब्रांड यूथ एड फाउंडेशन ने उतारा है. नीचे जाएंगे जब आप 10 स्टिच का स्टॉल है वो देखिएगा. हमारे बाकी कपड़ों के जो एंटरप्रेन्योर से भोपाल से आए हैं, कई जगहों से आए, उनका तो है ही है. आप 10 स्टिच का भी देखिएगा जो यूथ एड फाउंडेशन का अपना इनिशिएटिव है. इट इज इफ यू आर ए गुड, कहते हैं ना, अच्छा शिक्षक वही है जो करके दिखाता है, केवल बोलकर नहीं. अच्छी संस्था वही है जो करके दिखाए, केवल बोलकर नहीं. तो 10 स्टिचेस इज आवर एविडेंस, इज आवर प्रूफ ऑफ द पुडिंग. हम इतने एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किए मसाले बनाने में, खाना बनाने में, स्नैक्स बनाने में, हमें क्यों अपने आप नहीं प्रूफ करना है? तो उस जगह से खड़ा होकर नवाहार हुआ है. आप जो खाना खा रहे हो उसमें एक ऑप्शन नवाहार का भी है. नवाहार का भी इस नीचे स्टॉल है, आप देख सकते हो. तो जो हमने एंटरप्रेन्योर को सिखाया है, बोला है हम लोगों ने, हम वो अब करके भी दिखा रहे हैं. कपड़े के माध्यम से, खाने के माध्यम से, आगे अन्य प्रोडक्ट्स होंगे. इसको बेचने के लिए अभी तक ऑफलाइन ये एग्जीबिशन या ये सब दुकान भी चालू किए. आई थिंक किसी एक शहर में एक स्टॉल भी चालू हो गया. लेकिन आगे ऑनलाइन में बड़े आकार में ई कॉमर्स में भी आएगा. हमारे ये सारे लघु उद्योगों के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ये हम ई कॉमर्स गो यस डील के नाम से ई कॉमर्स के माध्यम से भी लोगों के पास लाएंगे. तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य एक है, इन्वेस्टिंग इन ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योर. जो रास्ते में खड़े हैं, जो एकदम मिट्टी में खड़े हैं, तृणमूल जो है, ग्रास रूट है, ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना. ऐसे लोगों को जो हताशा के कगार में है, उनको वहां से उठा के, जो शून्य इनकम में, वहां से उठा के 10 लाख की तरफ ले जाना. एक बार आदमी 10 लाख कमा लेता है, वो अपने आप को ड्राइव कर ले जाएगा आगे. सो इन्वेस्टिंग इन ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता, जिससे सरकार से समर्थन नहीं मिलता, बड़ी संस्थाओं से समर्थन नहीं मिलता, मदद नहीं मिलती, जिनके हाथ में रिसोर्सेस नहीं है, कभी कभी वो अपने घर से 10,000 रुपया भी नहीं लगा सकते. ऐसे एंटरप्रेन्योर को मदद करना. आज जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने वाले यूनिवर्सिटीज हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करने वाले बैंक्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के आगे बढ़ाने वाली सरकार है, ये तीनों ही ऐसे लोगों को ऑलमोस्ट नजरअंदाज करते हैं. एक्सेप्शन हो सकता है, देयर में भी एक्सेप्शंस, बट ऑलमोस्ट नजरअंदाज करता है. उसी तरह से हम ऐसे लोगों को हम पहुंचना चाहते हैं. फ्रॉम ग्रास रूट्स टू अ फर्म फुटिंग, दैट इज द मिशन ऑफ यूथ एड फाउंडेशन. आज एंटरप्रेन्योरशिप के वॉलंटियर्स की जरूरत है. आप में से जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इसमें कुछ MBA कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स हैं, कोई और जगहों से भी हैं, एंटरप्रेन्योर स्वयंसेवक की जरूरत है. उद्यमता स्वयंसेवक जो छोटे छोटे गांव तक ले जाके लोगों को अपने पैरों में खड़ा करना जरूरी है. मैंने एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर तरीके जो भी बन पड़ा वो किए हैं अपनी नौकरी के साथ साथ समय निकालकर. जब एक विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर था बंगाल में, जहाँ से वहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप जो लीडर हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, थोड़ी देर बाद वो भी बोलेंगे. वहाँ पे हमने यस समिट का, इसका अगला पिछला यस समिट, लास्ट यस समिट को हम वहीं पे किए हैं. और पहला यस समिट जो महाराष्ट्र के बाहर हुआ वो बंगाल में हुआ.
आगे मेरा विश्वास है, जहां भी मैं रहूंगा, जहां भी मैं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा उस शहर में, उस राज्य में फिर से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर जो 8 राज्यों से आते हैं अभी, नैनो एंटरप्रेन्योर्स, लघु उद्योग में जो लोग हैं, उन्हें ले जाएंगे, उनको सामने रखेंगे। तो आज भारत की जो राजनीतिक स्वाधीनता हो गई है, अभी तक भी पूरी तरह से हमारा अर्थनैतिक स्वाधीनता नहीं हुई है। अभी तक भी बहुत लोग ऐसे लेवल में है जो जिंदा रहना और मरण के बीच में कोई खास गैप नहीं है, इस सिचुएशन में है। वहां से अगर लोगों को नौकरी देना ना सरकार को संभव है, ना सबको देना, और ना प्राइवेट सेक्टर को संभव है। अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो भी मदद देना पड़े, एज छोटे उद्योग शुरू करने के लिए यूथ एड फाउंडेशन का वही लक्ष्य है। आई सल्यूट every member of Youth Aid Foundation, particularly those who work full time, because full time मैं तो अपना एक यूनिवर्सिटी के काम के साथ ये सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जिनके कंधों पे ये खड़ा हुआ है, मैथ्यू मटम से शुरू कर जोशना से शुरू करके, और आज प्रिया इसको यूएस में भी ले जा रही है, इंटरनेशनल बॉडी बनाने की कोशिश कर रही है। ये सारे और बाकी किशोरी, शिल्पा और रसिका जितने लोग हैं काम कर रहे हैं, मैं सबको सल्यूट करता हूँ कि आपने इस मिशन को अपना लाइफ मिशन बना के निकाला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच उज्जवल सर। ये मोटिवेशन के साथ हमारे और एक गेस्ट हमें ज्वाइन किए हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस हिमालया। शी केम फ्रॉम द वॉशिंगटन DC, शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BFM हेड। प्लीज। सुश्री हिमालय राव कोटालापल्ली BFM फंड नामक कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह अमेरिका के वॉशिंगटन में रहती हैं। सुश्री पोटालापल्ली ने अपने करियर की शुरुआत हंट्स पॉइंट नामक स्थान पर लोगों की मदद करने से की। फिर वह करबर नामक कंपनी में एक सफल व्यवसायी महिला बन गई। वह द ब्लैक फाउंडर्स मैटर फंड नामक एक विशेष फंड की भी मदद करती है, जो अमेरिका में काले लोगों द्वारा चलाए जाने वाले नए व्यवसायों में मदद करता है। सुश्री पोटालापल्ली बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने पैसे और निवेश के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अभी अपने पैनल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने उज्जवल सर से समझा कि यूथ एड फाउंडेशन का मोटिव क्या है एंड व्हाट वी वांट टू अचीव, उसी को साथ रखते हुए हम लोग, मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिस रोशनी सहगल को टू कम ऑन डायस। शी इज़ द हेड बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल अलायंस एट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। सो आई वांट हर टू बी शेयर हर व्यूज। जस्ट आई लाइक टू ऐड सेक्टर स्किल्स काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हर सेक्टर के स्किल्स के क्वालिफिकेशंस के डेवलप करने के लिए एक संस्था बनाए हैं। उस सेक्टर स्किल्स काउंसिल की तरफ से रोशनी जी आई हुई है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्हें बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. And I would like to first of all say thanks to CYDA and Ujjwal sir for having me here today. And as I can see कि यहाँ पे इतना यूथ आज यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ प्रेजेंट है, और मैं सर से सुना कि कितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग इंकरेज कर रहे हैं काफ़ी स्किल्स में। तो मैं यहाँ पे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल की तरफ से आई हूँ। एंड मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत काम करता है। एंड हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ है, स्किल्स, कि कैसे हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको इंटरेस्ट के बेसिस पे एक स्टूडेंट के निखार सकते हैं, एंड किस तरह से हम उसको कई शॉर्ट कोर्सेज के माध्यम से ऑफर कर सकते हैं, एंड देन प्रोवाइडिंग स्किल सर्टिफिकेशन। सो हम लोग एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग स्किलिंग, एंड कैंडिडेट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं विद शॉर्ट कोर्सेज, नॉट ओनली इन मैं बोलूँगी विद द इंटरेस्ट कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात आती है, लोगों को लगता है कि प्रोडक्शन, मूवी, एक्टिंग सिर्फ यही होता है मीडिया, बट नहीं, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग सो मैनी शॉर्ट कोर्सेज, जिसमें कि आप ये बोल सकते हैं फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट टू बिकमिंग हेयर ड्रेसर एंड देन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड एज आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम
women, they are keen into going towards makeup. और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि महाराष्ट्र में एज अ सेक्टर स्किल काउंसिल हम इतना कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग करी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है. एंड एज अ काउंसिल वी ऑल्सो एनकरेज पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर. सपोज आप लोग चाहते हैं मेकअप आर्टिस्ट बनना, तो मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ आजकल सिर्फ सैलून तक ही सीमित नहीं है. आज मेकअप आर्टिस्ट एक पा मूवी में भी काम कर रहा था, जिसमें आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर. दे हैव ऑल्सो वर्कड इन लॉट ऑफ अदर मूवीज. आपने आई मूवी किसी ने देखी हो फ्रॉम द साउथ रीजन सिनेमा, तो उसमें जो मेकअप होता है वो प्रोस्थेटिक्स में होता है. और ज़्यादातर इंडिया में लोगों को पता नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट्री के साथ साथ प्रोस्थेटिक्स भी एक स्किल है जो कि इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पे है. एज अ काउंसिल हम लोग सपोर्ट करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करवा सके विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड हम लोग चाहते हैं कि उसमें स्किल जो है हम कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाने के बाद सर्टिफिकेट भी दे सके. एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है आप सबके पॉकेट में और विथ यू? एवरीवन? ओके, आई थिंक सबके पास होगा. आजकल जितने भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे ना, स्कूल के, कॉलेज के, सबके पास है, पेरेंट्स के पास. सो आपका जो फ़ोन है उसी में ही इतना कुछ आपके पास अवेलेबल है. यू कैन वॉच games, you can play games, you can watch OTT content. So nowadays क्या है ना कि content is the king. जो आप आजकल देख रहे हैं, तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए भी आज एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. वो कैसे? कि आप अपने फ़ोन को मोबाइल फिल्म मेकिंग कोर्स करने के बाद, या फिर कम्युनिटी जर्नलिज्म जो कि हर रीजन में प्रेजेंट है, या फिर आपको अगर शौक है टीवी पे आने का या ऑन कैमरा आने का. सो काफ़ी ऐसे इंडस्ट्री के लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि कम्युनिटी जर्नलिज्म आपके एरिया में जर्नलिज्म करे, न्यूज़ उन तक पहुंचाए एंड बी द फेस फॉर देम. एंड इसी तरह से अगर कोई कैंडिडेट है हु इज कीन टूवर्ड गोइंग फॉर, जिसको डिज़ाइनिंग, फैशन या फिर इसमें इंटरेस्ट है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग. एंड नॉट ओनली दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय, मैं बोलूँगी हम महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी प्रेजेंट है इन इंडिया प्रोमिनेंटली. तो यहाँ पे बहुत लोगों की डिमांड है जिसमें कि अलग अलग स्किल सेट्स हो. अगर आपको शौक है कि आपको कैमरा, कुछ फोटोग्राफी का शौक है, आपको नॉट ओनली मोबाइल फ़ोन, आपको कैमरा के साथ कुछ करना है, तो आप छोटा सा एक कोर्स करने के बाद आप एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर की तरह आप काम कर सकते हैं. एंड यू कैन अर्न इन लैक्स. आज मोबाइल फिल्म मेकिंग के साथ साथ फोटोग्राफी इतना ज़्यादा मार्केट में डिमांड है कि आप अगर बोले कि एक वेडिंग में भी जाके आपको फोटोग्राफी करनी है, यू कैन अर्न, मैं आजकल बोलूँगी आजकल 10-10 लाख रुपये तक लोग देने को तैयार है कि आप मेरी आके वीडियो बनाइए, फ़ोटो क्लिक करिए. सो एज एन एंटरप्रेन्योर, नॉट ओनली इन मीडिया एंटरटेनमेंट, बहुत इस तरह से हम सेक्टर स्किल काउंसिल हेल्प कर रहे हैं कैंडिडेट्स को अपलिफ्ट करने की. अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी स्किल्ड है, आप ऑलरेडी फोटोग्राफर है, ऑलरेडी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट है, आप अपनी प्रतिभा को उभारना चाहते हैं, अप स्किल करना चाहते हैं, सो वी ऑल्सो हेल्प विद दैट. एंड आई इन्वाइट CYDA Youth Hit Foundation to partner with us, and we would love to offer free of cost content for all the candidates present or associated with CYDA and Youth Hit Foundation. एंड सिर्फ कोर्सेज ही नहीं, वी आर ऑल्सो कीन ऑन ऑफरिंग स्किल सर्टिफिकेट, जिसमें कि गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोग ये प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्री पार्टनर्स है, आप भले ही आज स्टार लीजिए, गूगल लीजिए या फिर कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, वी आर एसोसिएटेड विद 95% ऑफ ऑल ऑफ देम. एंड सभी जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. एंड नॉट ओनली दिस, आई ऑल्सो हैव वन मोर थिंग टू से हियर कि हम लोग एज अ काउंसिल हम एक ऐसा टेस्ट भी लेकर आए हैं मीडिया एंटरटेनमेंट
क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि अगर कोई कैंडिडेट जानना चाहता है कि उसके अंदर क्या स्किल सेट्स है, क्या इंटरेस्ट है, या किस सेक्टर में मैं आगे करियर फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो वो एक टेस्ट है जो कि कैंडिडेट को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। और उस टेस्ट को देने के बाद आप लोग ये भी देखेंगे कि आपको करियर काउंसलिंग अगर चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आपको जाना है, सो वी विल ऑल्सो हेल्प यू विद दैट। And not only this, as a free of cost content providing and of course test, we are also maybe talking to Maharashtra State Skill Mission, जिसमें कि हम लोग will be really helpful and will be happy to provide some short courses महाराष्ट्र के जितने भी regions है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए रीइटरेट करना चाहता हूं कि अभी जो CYDA या यूथ एड फाउंडेशन हमारी अपनी जगह से ट्रेनिंग देते हैं, हम इस ट्रेनिंग को सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ MOU करके एक सरकारी थप्पा लगा सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेक्टर स्किल्स काउंसिल के पैकेजेस है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कई लेवल के सर्टिफिकेशन है। तो अगर आपको एक ब्यूटी सैलून खोलना है, आपको कोई फोटोग्राफी का स्टूडियो खोलना है, और बहुत सारे, ये सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल उन्होंने दिया समय की पाबंदी के कारण, लेकिन इनके सेक्टर स्किल्स काउंसिल हर लेवल में है। अगर आपको छोटी सी दुकान बनानी है, आपको छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है, हर लेवल में स्किल्स काउंसिल का क्वालिफिकेशंस है। तो ये क्वालिफिकेशन अगर CYDA या यूथ एड फाउंडेशन अगर टाई अप कर ले ऑफिशियली MOU, तो उसकी जो कंटेंट, उसका एग्जाम और स्किल सर्टिफिकेट, जो सरकारी सर्टिफिकेट है, ये फ्री मिल सकती है। ट्रेनिंग हमें करना है, हमारे एंड में ट्रेनिंग करनी है जगह लेकर, उसका छोटा चार्ज हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से पढ़ने की जो सामान, मतलब लर्निंग रिसोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो सब लर्निंग रिसोर्स, ये लोग बहुत वेबिनार्स भी करते हैं, हाँ, विद्यादान वेबिनार एंड बहुत सारे वेबिनार भी करते हैं। और इसके अलावा परीक्षा लेना और सरकारी स्किल सर्टिफिकेट देना। तो वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस मोर इन्फॉर्म्ड एंड मोर सक्सेसफुल होने की चांसेस हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा बात मैं कहना चाहता था, थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हमारे नीचे बहुत एग्जिबिटर्स लगे हुए हैं, आप लोग जरूर जाओ। मैं कल मेरे एक दोस्त, मतलब पुराने कोलीग हैं, उनका घर गया था। तो बाहर से कोई, वो जो लोग टिपिकली खरीदते हैं ना, मिठाई खरीदते हैं बड़ी दुकान से या चॉकलेट खरीदते हैं, वो नहीं खरीद के मैं नीचे 1100 रुपए के कई सारे सामान, छोटे छोटे सामान ले गया था, और नवाहाट से भी, अन्य जगहों से भी। आज उन्होंने सबसे पहला आइटम जो हुआ ट्राइबल लाइट निचिनो, वो हनी मधु, मध बोलते हैं, मध, हम लोग मधु बोलते हैं बंगाल में, मध हनी, इसका एक प्रोडक्ट है। मैंने जिसको बहुत सारी चीज दिया था, इसमें एक प्रोडक्ट दिया था, उन्होंने उसको टेस्ट करके उसका कमेंट भी मुझे भेज दिया है फोटोग्राफ के साथ कि किस तरह का, मतलब इतना अच्छा उसका टेस्ट है, मतलब आफ्टर द फूड इज ओवर, द आफ्टर टेस्ट इज स्टिल नाउ देयर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट। सो जो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जो बड़ी दुकानों से बड़े दाम के सामान देते हैं, उसके जगह में छोटे लघु उद्योगों को समर्थन दें। उनके प्रोडक्ट और नेचुरल होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं और बेहतर होते हैं। यहाँ वो भी था गुड़ जैगरी, नीचे है आप देखोगे, ऑर्गेनिक जैगरी, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी मिक्स, ऑर्गेनिक जैगरी, उसको भी मैंने उनको दिया है। आज भी जाएंगे एक जन के घर में रात को, हम यहीं से ले जाएंगे। तो हम सजेस्ट करते हैं आपको कि इस तरह की चीजों को ही आगे बढ़ाएं, ऐसी चीजों को ही लोगों को गिफ्ट में दें और अपने घर में भी यूज करें। ये पॉइंट को रखना चाहता था नेक्स्ट स्पीकर का आने के पहले। धन्यवाद। ये सब जब आपने बताया तो आई थिंक ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि हमारे कौन कौन से बिजनेसेस है। तो मैं एक बताना चाहूँगी कि आज हम लोग एक स्पेशल अवार्ड देने वाले हैं जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है। तो ये बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड हमने कैसे सोचा और क्यों सोचा, तो हम लोगों ने जो एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जिन्होंने उनके स्ट्रगल से ऊपर होके खुद का बिजनेस स्टार्ट किया एंड नाउ सक्सेसफुली दे आर डूइंग दैट। सो आई वांट कि हमारे जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है उसका हमने एक कंपटीशन लिया था जिसमें से 100 शॉर्टलिस्ट किए, उसमें से 25 किए, देन फाइनल कम ऑन द स्टेज एंड आज हमारा एक फाइनल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो वो कौन से स्टेट से है, कौन से सिटी से, कोई गेस कर सकता है? नंदुरबार बोल रहे हैं। और मुंबई,
ओके, और कुछ और कोई? हैदराबाद। चलो, तो आई थिंक मैं कुछ अनाउंसमेंट करने से पहले आई थिंक हमारे जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जा रहा है हमारा, उसको हम लोग सीधा स्क्रीन पे देखेंगे किसको जा रहा है। सो 1 2 3। सुनंदा साय सिंह पाड़वी सातपुड़ा के पहाड़ियों में रहते हैं। नर्मदा किनारे आदिवासी इलाके में वो रहती है। उनका बिजनेस जो है वो उनके पारंपरिक जंगल के पेड़ों से है। जो मुहा के पेड़ है उनसे वह प्रोडक्शन बनाते हैं। वह अपने व्यवसाय में सफल होने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित है और उसकी यात्रा तब शुरू हुई जब वह उद्यमिता यात्रा नामक एक विशेष यात्रा पर गई। सो सुनंदा पड़वी जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे। एंड मैथ्यू सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए। सर्वांना माझा नमस्कार. मी सुनंदा सायसिंग पाडवी. मी नंदुरबार जिल्ह्यातून आलेली आहे आणि माझं गाव जे आहे ते अति दुर्गम भागात आहे आणि त्या ठिकाणी आमचं असं आहे की त्या एरियामध्ये अजून व्यवसायासाठी कोणीच काही केलेलं नाही आहे अजून. आणि आमची गटाची मीटिंग असते आणि त्या ठिकाणी आम्ही सहज असं बसलो होतो आणि त्या ठिकाणी आमचे CM फेलो जे होते त्या ठिकाणी आले. आमच्या मीटिंग बघण्यासाठी ते आले आणि त्यांनी विचारलं की तुम्ही काय काय करतात या ठिकाणी असं त्यांनी विचारलं. तर आम्ही म्हटलं की आम्ही काहीच करत नाही. कोणी व्यवसाय वगैरे असं काय करतंय का? तर आम्ही म्हटलं नाही, आम्ही काहीच करत नाही आहे असं म्हटलं त्यांना. त्यांनी सांगितलं की तुमच्याकडे नेमकं काय काय आहे उपलब्ध आहे तुमच्या एरियामध्ये. तर आम्ही सांगितलं त्यांना आम्ही आमच्याकडे जे काही उपलब्ध होते, आंबे होते, त्याच्यानंतर मोहाचे फुलं होते आणि सीताफळ वगैरे असं आमच्याकडे होतं आणि त्याविषयी आम्ही सांगितलं. आणि याच्यापासून तुम्ही काही तयार करतात का असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला. तर आम्ही सांगितलं की आम्ही तयार काहीच करत नाही, आम्ही असंच विकून देतो बाजारात असं म्हटलं त्यांना. आणि त्यांनी सांगितलं की आपण काहीतरी असं बनवून बघू असं सांगितलं. आणि आमच्याकडे जे काही होतं, मोहाची फुलं होती, आंबाडीचे बिया होत्या आणि फुलं होती, ती आम्ही त्यांना दिली. आणि त्यांनी त्याचा आधी पदार्थ तयार केला आणि त्याच्यापासून एक लाडू तयार केला त्यांनी. आणि तो लाडू त्यांनी स्वतः पहिल्यांदा खाऊन बघितला, इतरांनाही दिला आणि आम्हालाही दिलं. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला हे बनवण्यासाठी शिकवलं. तर आम्हाला माहीत नव्हतं की आम्ही हे एवढं चांगलं प्रोडक्ट तयार करू शकतो. ते जे आम्हाला शिकवणारे होते ते आपल्या पुण्याचेच होते, पूनम मॅडम आणि श्रीराम रायते सर. त्यांनी आम्हाला हे शिकवलं आणि आम्ही पहिल्यांदा मुंबई महालक्ष्मी सरसमध्ये जाण्यासाठी तयार केले हे लाडू. तर आम्ही मुंबई महालक्ष्मी सरसमध्ये गेलो आणि त्या ठिकाणी आम्ही ते सेलिंग करत होतो. त्या ठिकाणी आमच्याकडून ते कोणीच घेत नव्हतं. आम्ही सांगायचं मोहाचे लाडू आहेत आमच्याकडे असं सांगायचं, तर आमच्याकडून कोणीच घेत नव्हतं. कारण की त्याच्यापासून दारू बनते हे लोकांना माहीत होतं, बाकी दुसरं काहीच माहीत नाही. तर लोकांनी आमच्याकडे बघण्याचाच दृष्टिकोन वेगळा केला होता. तर मग आम्ही काय केलं, आता आपले लाडू तर विकले जात नाही आहे, आता याला काय करायचं विचार केला आणि आम्ही त्यांना थोडं थोडं टेस्टिंग देण्यासाठी सुरुवात केली. तर त्यांनी
सगळ्यांनी खाऊन बघितलं आणि याच्यापासून आम्हाला गुंगी वगैरे असं काही तर येणार नाही ना असं विचारत होते. याच्यापासून काहीच गुंगी वगैरे येणार नाही. त्याच्यासाठी जी दारू बनते त्याला फर्मेंटेशन वगैरे करावं लागतं आणि त्याच्यानंतर ती दारू बनत असते आणि हे आम्ही डायरेक्टली तयार करत असतो. मग याच्यामुळे गुंगी येण्याची काही कारणच नाही आहे आणि आपल्या शरीरासाठीही चांगले आहेत. ते लहान मुलं खाऊ शकता आणि आपल्यासारखे मोठे लोक कोणीही खाऊ शकतात, त्याला काहीच नाही आहे. आम्ही आमच्या गावाकडे जीवनशाळा आहे, त्या शाळांमध्ये हे मोहाचे लाडू पुरवठा करतो आणि त्या मुलांना खूप आवडतात आणि आजही आम्ही त्यांना देतोय. त्याच्यानंतर आम्ही करोना आला त्यावेळेस आमचा जो व्यवसाय होता तो बंद झाला आणि आम्ही जे तयार करत होतो मुलांना देण्यासाठी शाळेमध्ये ती शाळा पण बंद झाली आणि आमचं खूप नुकसान झालं त्यावेळेस. आम्ही त्यावेळेस 11 महिला होते, ते काम करत होते माझ्यासोबत आणि त्यांनीही नंतर ते बंद झालं. त्याच्यानंतर माझ्यासोबत काम करायचं पण त्यांनीही सोडून दिलं आणि अशा वेळेस ते करोना संपण्यात आला. अशा वेळेस मुंबईहून अजळ फूड्स कंपनी आहे, त्यांनी आम्हाला फोन केला आणि तुमचं जे प्रोडक्ट आहे तुम्ही मोहाचे लाडू तयार करतात त्याचं सॅम्पल आम्हाला पाठवा असं आम्ही त्यांना दिलं आणि त्यांनी पहिल्यांदा आम्हाला 100 पॅकेटची ऑर्डर दिली. त्याच्यानंतर त्यांना बनवून देण्यासाठी माझ्याकडे महिलाच नव्हते. ते महिला पण याच्यापासून काय फायदा होणार आहे आपल्याला, जे होतं ते तर आपण नुकसानमध्येच गेलेलं आहे, म्हणून त्यांनीही मला साथ दिला नाही. त्यावेळेस बिझनेस करायचं एवढं साधं पण नसतं. त्यावेळेस माझे मिस्टर आणि आम्ही दोघंजण सगळं आमचं गाव झोपलेलं असायचं. आणि आम्हाला हा बिझनेस बंद करायचा नव्हता, आम्हाला चालू करायचा होता. त्याच्यामुळे आम्ही आमचं पूर्ण गाव झोपलेलं असायचं आणि माझे मिस्टर आणि आम्ही दोघंजण लाडू तयार करायचे रात्री आणि आम्हाला हा व्यवसाय आहे तो पुढे न्यायचा होता. तर आम्ही दोघंजण हा व्यवसाय चालू करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आणि त्याच्यानंतर त्या महिलांनाही कळायला लागलं की हे आता काही ना काहीतरी पुढे करणार आहे आणि यांना सोबत त्यावेळेस माझ्यासोबत फक्त 2 महिला आल्या आणि आम्ही 4 जणी आम्ही ते तयार करायचं. त्याच्यानंतर असं आम्ही करून त्यांना देत होता आणि त्याच्यानंतर मी जे होती माझ्याकडे पैसे पण नव्हते. अशा वेळेस मी काय करायचं म्हणून आमच्याकडे टाटा सिनी संस्था जी आहे ती काम करते, त्याच्यामध्ये मी CRP म्हणून फक्त 4,000 महिन्याला कमवते आणि ते पैसे मी बचत करून या व्यवसायामध्ये गुंतवले. आणि अशा वेळेस मला आपलं हे यूथ फाउंडेशन आहे हे नंदुरबारमध्ये प्रशिक्षण झालं आमचं तिथं आणि त्या ठिकाणी मीही 2 दिवस प्रशिक्षण घेतलं आणि मला खूप आवडला. आणि हा जो बिझनेस माझा बंद करण्याचा वेळ होती त्यावेळेस त्यांनी मला खूप मार्गदर्शन केलं आणि त्या ठिकाणी मला जे शिकायला भेटलं ते खूप चांगलं होतं आणि मी जो व्यवसाय आहे तो कसा वाढवला पाहिजे आणि माझी बचत मी कशी केली पाहिजे आणि हे 2 पैसे मी कसे कमवले पाहिजे आणि ऑनलाईन वगैरे माझा जो बिझनेस आहे तो कसा मी वाढवला पाहिजे याच्या संदर्भात मला खूप चांगलं प्रशिक्षण त्या ठिकाणी भेटलं. आणि त्याच्यानंतर मी मागच्या वर्षी कलकत्ता ॲडमस युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी गेलो होतो आम्ही आणि त्या ठिकाणी आम्ही पहिल्यांदाच प्रेझेंटेशन केलेलं होतं. त्या ठिकाणी मेथूची सर आणि आपले आचार्य भट्टाचार्यजी सर त्या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं आणि आमचा जो व्यवसाय आहे तो कसा वाढवला पाहिजे, आमची पॅकेजिंग कशी केली पाहिजे, लेबल कसे लावले पाहिजे या संदर्भात त्यांनी खूप आम्हाला चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. आणि आम्ही हे जे वेगवेगळ्या आणि
त्या ठिकाणी आम्हाला प्रशिक्षण वगैरे भेटलं. त्याच्यानंतर आपल्या यूथ फाउंडेशनतर्फे जे ऑनलाईन प्रशिक्षण वगैरे असतं, मीटिंगा असतात, त्या पण आम्ही जॉईन करतो आणि आम्हाला खूप काही शिकायला मिळालं. आम्हाला खूप चांगलं वाटलं आणि माझे जे प्रोडक्ट्स होते ते आपले नवा आहार यूथ फाउंडेशन याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही देतो त्यांना आणि त्याच्यामुळे आणि आमच्या ज्या महिला आहेत त्यांना पण खूप आवडायला लागलं. आता माझ्यासोबत एकूण 5 मुलं आहे आणि शाळेत शिकणारे आहे ते पण आणि ते स्वतःचा खर्च ते स्वतःच करतात. आमच्या गावातच शाळेत जातात. सुट्टीच्या दिवशी ते पण माझ्याकडे कामाला येतात आणि त्यांना काही घ्यायचं असेल तर आम्ही त्या पैशातून ते घेतात आणि त्यांच्या आईवडिलांकडून ते मागत नाही. आणि आमच्या गावातील जे काही मुलं आहेत ते बाहेर शिकतात, त्यांना देखील त्यांच्या आईवडिलांकडे पैसे नसतात तर आम्ही त्यांना पैसे देतो. आता आम्ही महिन्यामध्ये 50-60 हजार रुपये तरी कमवतो. तर मी माझ्या ज्या बहिणी आहे त्यांना मी हे सांगू इच्छिते की आपण फक्त घरातच न राहता आपण पुढे काहीतरी केलं पाहिजे आणि इतर जी आपली कामं आहे घरामधली ती सांभाळूनच इतर आपला जो व्यवसाय असेल तो वाढवला पाहिजे आणि कोणताही व्यवसाय मला जमणार नाही असं विचार न करता आपण जर केलं तर सगळं काही होतं आणि हा विचार करून आपण सगळ्यांनी काही ना काही केलं पाहिजे ही माझी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. सो इनका स्टोरी बहुत ही इंस्पायरेशन है और इसलिए हमारी वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024. Matthew, please come. Idhar, please. This is the real fruitfulness of the dream that Matthew has seen. It's a real example. थैंक यू सुरेंद्र भाई. अभी हम लोग प्रोग्राम को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं. आज हमारे पूरे प्रोग्राम में वी गोना हैव द बिजनेस पिच कंपटीशन. थोड़ी देर में ही स्टार्ट होने वाले हैं तो सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पीछे. तो उससे पहले हमारे आज के जो चीफ गेस्ट है जो वॉशिंगटन डीसी से यहाँ आए हुए हैं, हिमालय राव. आई वांट हर टू बी come on desk and please play PPT. So she having interesting things to talk and also she want to share something. So please Himalaya, mic is yours. Yeah. Okay, so she is gonna speak in English, but अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा उसको ट्रांसलेट करके दे दूंगी बाद में. Okay. Hello, everyone. You can hear me? Okay. Hi. My name is Himalaya. Okay. A little louder. Okay. My name is Himalaya. Hello. Good morning. I was born in Telangana, but then I moved to the US, so sorry for my English here. But Priya will be translating. One thing that I wanted to say is that this summit has been so inspiring. A lot of times the work that I do in the United States is at different levels of small business ownership. And I think one of the biggest things we talked about today is the importance of grassroots entrepreneurship. And so I wanted to talk to you today about the different levels of business ownership and how we can use business ownership as a pathway for economic agency and economic development. Next slide, please. Okay. So Priya mentioned, Priya and I know each other from Washington, D.C. I started a company to be able to help other people start businesses. And in the United States, I work with other people of color. So I work with Black people, I work with Spanish people, I work with Indian people, and I work with Asian people.
And it's really important for me to work with people of color in the United States. I think that we just had an example of the best entrepreneur of the year, and we just heard a beautiful story of the progression from being subjected to cruelty to then moving into business ownership. And for me, I think that oftentimes what I see in the United States, and then we see that here too, is if you don't look like, when we think about European standards, if you don't look like a European, if you don't act like a European, if you don't talk like a European, maybe you have an accent when you speak English, then you're less than and you're looked down upon. But from what I've seen, even if you have an accent, that doesn't change how smart or not smart you are. It doesn't change your ability to run a successful business. And so for me, what I found was that entrepreneurship, we can harness so much of the skills we already have. Yes, we might not look or sound or walk like a European person. But even in India, right, we have so much richness in our culture, in all of the different states, right? I'm from Telangana, and I think there's crossover, there's some similarities, and there's differences. But all of those things that are part of our culture, we can use that in entrepreneurship. Instead of thinking, oh, we're less than, actually all of these differences, all of this cultural richness, all of the resources, all of the community orientation can help us be more successful business owners. And so that's why, next slide please, what I do at the BFM Fund is, and this is what I'm doing in the United States, is I'm really utilizing entrepreneurship. I'm helping other people start businesses because I believe that it's a pathway for many more people to be able to utilize their culture, to be able to uplift themselves, their families, and their communities in a way that they don't have to assimilate or be the same as a European person or even as each other. We can all be different and we can all be successful in entrepreneurship. And I think we talked a little bit about how grassroots entrepreneurship really can be able to be used as a pathway for economic development. So next slide, please. I wanted to talk briefly about the different types of businesses. So one, I think we talked a little bit about product-based businesses. Roshni was talking about the makeup and how many women in India are doing makeup businesses. So, that's a product-based business. There's also lots. Just yesterday we were out and we were seeing so many different hair salons. Thank you. We were seeing so many different hair salons. So when you go into a hair salon, right, the service that you're getting is a service-based business. When you think about a tech-based business, so maybe that is when, and I'll talk a little bit about different examples, but maybe when you're selling something online, of course, there's big corporations like Amazon, but many other small businesses also do things exclusively online. So next slide, please. The other thing I wanted to mention, just before we go into it, is the different types of customers you can have. This is really important because you can have any combination of the product-based business, service-based business, or tech-based business, and then the type of customers you have then also helps you to think about where should I get money, what type of marketing should I do, how should I build a business? It depends on what type of business you're building. So B2C, that first box over there, is business to consumer. So think about the same makeup products. You're selling, if I have a makeup business, I'm selling it to all of you. And so I'm selling it directly to the consumer. When you think about B2B, think about so let's use the example of like a Starbucks, right? You go into any restaurant, you have cups, you have plates. Someone has a business selling those cups and plates to the vendor, right, to Starbucks. So that's a business to business. And the difference there is that all their customer is the Starbucks, right, or an organization. They're not necessarily worried about how that organization uses it.
The last part where it says B2B to C, that's when you actually, your customer is this end user, all of us. But your distribution channel, how you get to the customer, is through another business. So let's say I want to sell maternal health plan, right? So that way when people have babies and they're in the workforce, women, maybe they have a standard with which a company does a maternal leave policy. Maybe there's a program in which the people can save money while they're working, so that when they're not working, maybe they have extra resources. So my customer is the people, but the way that I'm selling my business or the way that I'm selling my product is through another business. That's why it's B to B to C. Okay, next slide. Okay, so I just want to talk briefly. We talked about product-based, service-based, and tech-based. I just want to make sure that everyone knows the pros and cons, especially we saw yesterday and the day before so many young people in the audience. And so if you're thinking about starting a business, then you should know the differences. So product-based businesses, again, that's where you're selling a physical product, right? A shoe, a makeup, anything else. You're selling a physical, tangible product, an iPhone, right? You're selling something to either a consumer, to a business, but you're selling a product. The pros with that, right, is it might be, depending on what the product is, it might be very easy to start. You could make it in your home. You could make it with materials that you have, right? Think about Stitch 10, right? That's something that you can start without a lot of resources. The other part that is great is that you do have the ability to scale. And by scale, that means you go from 1 customer to 10 customers to 100 customers to 500 customers. You have that, right? Because, and the con is maybe it takes a lot of money to make 1 versus 5 versus 10. So maybe that's hard. But a product can be replicated, right? And so then it has the ability to scale. iPhones, now there's millions, maybe even billions of iPhones being sold. It takes a lot of money to be able to create that product, but you can create that product. There are complexities. Think about the iPhone. There's so many pieces to it, right? And you have to be able to then understand supply chain, manufacturing, production, distribution channels, but it is something you can do, and it can be scalable. Next slide. When we think about service-based businesses, you know, when you go to a hair salon, right? One of the biggest things that is the positive is you don't have to wonder if someone wants what you're offering, right? From day one, if you have a service-based business, that means you're getting revenue, you're getting money for your service, because the only way you exchange it is by providing a service for money. The other positive thing about that is that you also get a lot of customer feedback because you're doing it one-on-one, usually in person or even virtually. The negative about that is that you're one person, so a product, maybe it takes money to replicate, but you are one person, so it's hard to replicate yourself, right, to then provide service to 5 customers, 10 customers, 100 customers, 500 customers. So that's the pros and cons there. Next slide. And then the last one is tech-based businesses. So one, I think that it is definitely something where there's a lot of accessibility to it because it's not in person, because it's something that can be started. There's a lot of no-coding skills. There's a lot of different tools now where many people who have access to a computer can start a business. The negative of that is that because anyone, right, and a lot of people are doing it, then the competition is also increased. And so in order to attract customers, you have to have a very detailed marketing plan, a tailored marketing plan, and you have to think about how do I stand out to be able to attract the attention when I get the attention of the customer. Next slide. Okay, so one thing I did want to say is that a lot of people cross over from one type of business into another business. So don't feel like you're locked in
to one type of business and then that's it. You can only do that business. So if you look here at the service-based business, so let's say you have a hair salon and you're doing people's hair. A lot of times if you go into a hair salon, you'll notice when you walk in, there's some products. That's because they're now saying, okay, I'm the expert at doing hair. You like how I did the hair? This is the product that I used. And so oftentimes, then people will go and add on a service-based business first to test out, okay, does this market want it? Am I able to provide expertise? I'm getting feedback, but then they add a secondary revenue source of product-based business revenue. Maybe sometimes they'll even switch fully to product-based business after a certain period of time. The other part is that a lot of times, think about like a Stitch 10. They're selling a product, they're selling upcycled garments. After a certain period of time, they might think, oh, we want to expand to other countries. And so when you do that, then you're bringing that business online as well into an e-commerce platform, right? And that might just be your distribution channel, or you can start to think about building that business exclusively online. Of course, with Stitch 10, there will always be a component of a physical product as well. And then the last part is just thinking about the evolution of how to potentially build your business so that you can start with what you have and be able to build with customer feedback and more support. Okay, so the last thing I want to say here, next slide please, is a lot of people, if you're thinking about, okay, I want to start a business, but I don't have any money, I don't have any resources, how do I start a business? So one of the biggest things that we talk about, this is a framework, it's called Effectual Entrepreneurship, and it has 3 things. It's that you can start a business with exactly what you have in your means. Everyone's means are different, but with entrepreneurship, you can utilize whatever means you have to create a unique business. So here are the 3 categories. What do you know? Who do you know? And what do you have? Next slide. So if you think about what that translates into, what do you know means knowledge. So what skills, education, experience do you have? The who do you know? What does your network look like? Is it individuals you know? Who is in your family that you know? What other organizations have you ever talked to that you know, people that run them? And then lastly, assets. So what do you have? Do you have tools? Do you have infrastructure? And do you have things that are related to transportation? Next slide. I'm just going to give you a brief example, and this is how we'll end the talk here. So when you think about, this is just one example, right? We started with the 3 buckets. What do you know? Who do you know? And what do you have? I just wrote down as an example, maybe this is what someone has. They know how to sew. They know some level of fashion design. Maybe they've seen a lot of programs. Maybe they're interested in it, right? They also maybe have some sort of social media experience just from their own personal social media, Instagram usage. And maybe they've created something in the past. When you think about their network, right? You have your family, you have your local network. And when you think about your assets, maybe because they know how to sew, they have a sewing machine. Maybe they don't have a sewing machine. They just have a needle and thread, right? But they have some tools to be able to do the thing that they know how to do. They also have other inventory, right? Like old garments and other things, right? And they might have just little odd things in their homes, right? So this exercise is meant for you to realize how much we have access to, even in our own homes, even in our own network, and even in our own brain. So when you put all of these together, this is an example where they kind of relate together, but when you do this exercise, I've done this exercise a few times, where you're going to have unrelated things, right? The things you know might not compare to the people you know or the things you have, but write down everything. And so go to the next slide. Then what you do is you start to highlight the things that are similar between the 3 boxes. And that's how you can start to come up with business ideas, but come up with business ideas based off of the things you already have access to. I think the number one thing, I work with so many entrepreneurs, people say, well, I don't have the resources to start a business. If you use this framework, you're already starting a business with exactly what you have.
not the things you wish you had, right? Everyone wishes they had other things. Everyone could use other things, but entrepreneurship and small business ownership starts out small, starts out grassroots, and then can build over time into something bigger. But start with what you have so that you can work with what you have to then get better and get customer feedback. Next slide. So, and I'm sorry, one last slide, go back one slide. So actually in this, I just made an example because this is actually like when you think about Stitch 10, right? If this were that person, the person who started Stitch 10's diagram, this is how they might have started, right? When we all know what Stitch 10 is, where they're using old garments and they're making new products. And so they might have not had a lot of assets to begin with. Maybe now they have partnerships with organizations, with slums for manufacturing, but they could just start out in their home with what they have and who they know. And sorry, last slide here with the key takeaways. So, 1, writing your means list. Starting with what you actually have access to can be a great way to start a grassroots business. Number 2 is then you go into the list and start highlighting the things that go together. Number 3 is deciding what type of business you want to start with. It doesn't have to be you're locked into that type of business, but you should start thinking about, is it a service-based, product-based, or technology-based business? The next thing is deciding who you want your customers to be, B2B, B2C, or B2B2C. And finally, then what you do is you match what type of business you want to create, what type of consumers you want to target, with the resources that you have to be able to start the process of business ideation. Okay, I'm going to let Priya translate that last part. I'll be around for any questions, but thank you again so much. Thank you so much, Himalaya. So, Himalayan, we met in the DC Startup Week, and in the, you can say, there is in Washington, DC, there is always, every year, there is a DC Startup Week. In that, Himalaya is one of the best speaker to support with the resources to all the entrepreneur. So we are glad that you came here today, and we're looking forward for the collaboration, and definitely we have talked about it. So BFM Fund and the Youth Aid Foundation will be having the collaboration with the technology and the resources from US to India, how it will be used and how more people can be supported with the fund. So the takeaway which Himalaya said that basically the grassroots entrepreneurship required the 5 things and the small tasks which you can line up and you can work on. So as she said that work on what kind of business you have, where you're gonna promote, where you're gonna target, and simply find out your asset with the simple way and then work on your business plan. So I think all the entrepreneurs will be working on this model, and thank you so much, Himalaya, to give a good guidance. She's here for a whole day, so if anyone have any question related to their business plan, she can support for that. So now let's move towards the last session, that is, we are having the different questions for the jury. So the question is, first question is how can we spread micro businesses outside of India? So I think this can answer Himalaya. So the question is, how do you start micro businesses outside? How can expand the businesses outside India? Great. Okay. So one, when we think about, I'll use Stitch 10 as an example, right? Because it's so prevalent here. One, I think that once you start to build a base in the first country, in India, you start to learn a lot of things about your customers. So one, what are their specific features that they really care about? Two, what does it look like for them to be able to work as brand ambassadors? So always start with what you have to be able to expand. So one, do they have family outside of the first country to be able to help with the distribution? This is actually something that really helps when you're doing a physical product, because oftentimes shipping can be very expensive, right? And so you don't want to ship one garment
and have such a high cost. But what you can do is you can ship in batches, either with a person that you know here, that's your customer, and that family, or two, what you can do is you can do batch-based shipping. So what a lot of people do from different countries is they say that this is a lot more of Instagram, right? You can say, place your orders by the 15th. If you place your orders by the 15th, then you'll get it by the 30th. If you place your orders by the 30th of the month, you'll get it by the 15th. That way it allows you to consolidate your inventory and to be able to ship it all at once into a specific country. Secondly, it's really important, again, to be able to have that brand ambassador, to be able to help you think about what is the specific cultural differences in the country that you're trying to expand into. हिंदी में इसका एक उदाहरण देता हूं जो मैडम ने अभी बताया कि मैंने एक केस देखा है बंगाल में एक गारमेंट का ब्रांड एक सिंगल लेडी खुद ही चलाती है, 2-3 जन उनको मदद करते हैं और वो पहले तो बंगाल में ही छोटे छोटे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट की, फिर छोटी सी एक दुकान दी। दुकान की शुरुआत उसने शायद 50,000-1 लाख रुपए से शुरू किया था, लेकिन थोड़े दिन बाद उसने यूएस में, यूके में और एक कोई कंट्री है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के जो इंडियन कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो आइडेंटिफाई किया करके उनमें एक आध को तीनों देश में एक एक प्रोग्राम को अटेंड किया। वो इन्वेस्टमेंट करने लायक पोजीशन में आकर ही गई कि 1-1.5 साल चलाने के बाद, और सामान लेकर गई। तो सामान लेकर गई और क्या हुआ था कि वहाँ के कुछ लोग जब कलकत्ता आए थे उनके सामान ऑलरेडी लिया हुआ था, उन लोगों ने इन्वाइट किया और सामान को उन्होंने देखा है जो एग्जीबिशन में बिकता है, अगर कपड़ा 1000 का है एग्जीबिशन में वो 1200-1300 में बिकता है, लेकिन अपने दुकान में जब आते हैं तब वो 1500 में बिकता है और अपने दुकान में 1200-1300 बिकता है। वही चीज़ जब वो बाहर ले जाते हैं 2500 तक जा सकता है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो उन्होंने किया, करने के बाद उन्होंने पूरा एक व्हाट्सएप का एक लिस्ट बनाई। अभी तक तो बहुत हो गया होगा, जिस वक्त की बात कर रहा हूँ तभी 1200-1300 से ज़्यादा लोग उनके व्हाट्सएप लिस्ट में थे जिन्होंने कभी ना कभी उनसे एक कपड़ा खरीदा है, और इसमें बहुत सारे विदेश के भी थे। तो उनको जाके इन्फॉर्म करते हैं, नया डिज़ाइन होता है सबको व्हाट्सएप में डिज़ाइन भेजते हैं। तो ऑनलाइन में ही, फिर अभी तो इंस्टाग्राम भी उन्होंने किया है, फेसबुक पहले से कर रहे थे। सो ऑनलाइन में ही बिना ज़्यादा खर्चा करके आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो, और जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं बाहर में इंडियंस के, वहाँ जाके वो सामान दे सकते हो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट इंडियन डिज़ाइन है, लेकिन खरीदने वाले कुछ फॉरेनर्स भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी कंटिन्यूटी के ऊपर। बट अगर आप ऑनलाइन को अच्छे से यूज़ करो, फेस्टिवल को अगर यूज़ करो, तो देश के सामान को, छोटा जो बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस, उसको बाहर ले जा सकते हो। लेकिन बस वही है, डिटर्मिनेशन चाहिए और नेटवर्क बढ़ाता जाना चाहिए। उन्होंने नेटवर्क पे बहुत जोर दिया है। नेटवर्क, एक व्यक्ति भी आपके दुकान में आपका सामान को कभी ना कभी खरीदा हो या अप्रिशिएट किया हो, उसका डेटा आपके पास रहना चाहिए। लोग आते हैं, बात करते चले जाते हैं, कोई डेटा मेंटेन ही नहीं करता। डेटा रहना चाहिए और उस डेटा के बेसिस पे आप बात कर सकते हो, आगे चर्चा कर सकते हो। थैंक यू। बस एक लास्ट क्वेश्चन है रोशनी के लिए। रोशनी, लाइक क्वेश्चन इज फॉर द मीडिया काउंसिल, can they support our entrepreneurs to promote with the way of media, like their story can be shared there? Is it possible, and how we can do that? Priya, thank you for the question. So I think this is the right time you are asking me this question, क्योंकि हम लोग जल्दी ही एक प्लेटफॉर्म के साथ आ रहे हैं, MEAC डिजिटल, जिसमें कि हम लोग क्या है कि कोर्सेज भी चलाएंगे, भी प्रोवाइड करेंगे, प्लेसमेंट सपोर्ट देंगे, जॉब फेयर करेंगे, एंड उसी के साथ साथ कैंडिडेट जब वहाँ प्लेटफॉर्म पे जा रहा है वो वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर पाएगा. So if a candidate is registering on that particular platform, they'll be able to generate lots of, I can say, visibility. There will be, lot of industries on that platform. There will be lot of recruiters. So आपको जॉब चाहिए, उस पर जॉब भी अवेलेबल होगी. आपको प्लेटफॉर्म बिल्डअप करना है. सपोज आपके पास कोई बिजनेस है और यू आर अ डिज़ाइनर, आपका कॉस्ट्यूम का है, आपका ज्वेलरी का है. सो आप वहाँ पे पोर्टफोलियो बनाइए, आप पोर्टफोलियो अपलोड करिए, रिज्यूमे अपलोड करिए. एंड वी आर ऑल्सो सीकिंग
आगे जाके कि अगर जैसे कि कोई फंडिंग करना चाहता है, सो वी विल इनवाइट देम एज वेल. सो जो भी स्मॉल माइक्रो business owners होके, we will be able to support them, and support as in promote them, make them visible to the audience they want. Thank you. चूंकि ये सेशन अभी समाप्त होने वाला है, इसके पहले मैं हिंदी में एक दो बातें आपके सामने और आप लोगों के सामने भी रखता हूं, जिससे कि ये सेशन का आउटकम बने. कोई भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार को केवल एक आलोचना का, चर्चा का एक जगह नहीं बनाना है. उस चर्चे के बाद उसका कोई आउटकम होना चाहिए. जैसा मैडम ने अभी बोला कि स्किल्स या दक्षता, हुनर के सरकारी सर्टिफिकेशन हो सकते हैं. अब हो चुका है, कई सारे सेक्टर में हो चुका है. तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट हमारी संस्था यूथ एड फाउंडेशन और हमारी सिस्टर संस्था सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड फाइनलाइज एन MOU विद सेक्टर स्किल्स काउंसिल. जो ट्रेनिंग हम देते हैं उसमें सरकारी रिकॉग्निशन, सरकारी स्किल्स और उसका लेवल के हिसाब से आए, और हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें अपने अपने स्किल्स और अपने अपने सेक्टर के हिसाब से सर्टिफिकेशन मिले. ये पहला पॉइंट है. दूसरा, उन्होंने अभी प्लेटफॉर्म की बात की. प्लेटफॉर्म का आप लोगों में बहुत लोगों ने यूथ एड फाउंडेशन का वेबिनार किया है. उतना तो ड्यू टू पैंडेमिक सबको आ ही गया है कि कैसे जूम में आना है, कैसे गूगल मीट में आना है, कैसे वेबिनार अटेंड करना है, क्वेश्चन पूछना है, चैट बॉक्स में लिखना है, ब्रेकअवे सेशन करना है. इतना सबको आ ही गया है. अब उसके आगे कैसे कोर्स करना है पूरा, उन्होंने मैडम ने वही बताया कैसे कोर्स करना है. कोर्स के बाद कैसे एग्जाम देना है, ऑनलाइन में सर्टिफिकेशन लेना है. और अगर वो लोग ऑनलाइन में जॉब या इन्वेस्टमेंट का फेयर करे, फेस्टिवल करे, जैसा नीचे हमारा एग्जीबिशन हो रहा है उसी तरह ऑनलाइन एग्जीबिशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन करना भी सीखना है. देखो, इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर. पैसा केवल पावर नहीं है, पैसा आता है और जाता है. नॉलेज या इंफॉर्मेशन रह जाता है, और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़ जाता है. हम लोग बोलते हैं ना, विद्या कभी खत्म नहीं होती, विद्या जो आती है बढ़ती जाती है. तो इसलिए मैं फिर से यूथ एड फाउंडेशन और CYDA से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे डिजिटल स्किल्स को सिखाएं. आगे का जमाना डिजिटल स्किल्स का है. तो ये मैडम के आने से और बोलने का ये इम्पैक्ट होना चाहिए. शॉर्ट नोटिस पे वो आई और आज या कल जाएंगी, तो ये इम्पैक्ट होना चाहिए कि CYDA और यूथ एड फाउंडेशन के साथ गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन ऑफ स्किल्स एंड डिजिटल स्किल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जिनकी भी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं उनका और हमारे टीम मेंबर्स का भी डिजिटल स्किल्स एक्सपांड करना ये हो. ये उनके आने का इम्पैक्ट के हिसाब से. मैडम US से आई, US से अपने खर्चे में आई आपके इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए. तो उन्होंने जो बात किया, टेक बेस्ड सर्विस, तो मतलब तकनीकी विद्या के बेसिस पे जो बिजनेस होती है, सर्विस बेस्ड बिजनेस, यानी कोई आप सर्विस देते हो, कोई सेवा करते हो, उसके बेसिस पे जो बिजनेस होती है, या प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस, कोई सामान बेचते हो, जैसा खाने का हो, कपड़े का हो, और भी सामान बहुत सारे हैं वो करते हो. ये तीनों सर्विसेज में किस तरह से आपका अपना नॉलेज, अपना नेटवर्क और अपने टूल्स को मैच किया जाए. आपका नॉलेज इधर है और बिजनेस कुछ और सोच रहे हो, आपका नेटवर्क कुछ है और बिजनेस कुछ और सोच रहे हो, वो न करते हुए ये तीनों को किस तरह से करें. तो इसके बेसिस पे हम उनके साथ भी चाहेंगे कि यूथ एड फाउंडेशन अपना वो करें, क्या कहते हैं, करार करें, MOU करें, और आगे ये ट्रेनिंग और उनका सपोर्ट, नॉलेज सपोर्ट, रिसोर्स सपोर्ट हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को मिले. धन्यवाद. Thank you so much, panel, to coming here in morning and having the session. I want to ask the MCs to continue the program, and then we'll go for the pitching competition after this. So before, yes, facilitation. हेलो. सो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा. सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो भी सेलफोन्स है उन्हें या तो साइलेंट या तो वाइब्रेट पे करें, क्योंकि बाद में फिर डिस्टर्बेंस ना हो. देन साथ में जैसे प्रिया मैम ने बोला था, हमारे पिचिंग कंपटीशन भी हो रहा है. तो जो पिचिंग कंपटीशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नीचे व्हाइट हाउस में जाइए, वहाँ पे मयूर आपको गाइड करेंगे. और साथ ही में हमारे पिछले 2-3 दिनों से एग्जीबिशंस भी नीचे लग रहे हैं. तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जाइए, वो एग्जीबिशंस देखिए, क्योंकि सच में बहुत अच्छे एग्जीबिशंस हैं. आप वहाँ से चीज़ें खरीद भी सकते हैं. सो आज लास्ट डे है एग्जीबिशन का हमारे.
तो मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारे गेस्ट का फैसिलिटेशन करने के लिए मैं प्रिया मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ। मिस हिमालय राव, मिस रोशनी सहगल, audience please give a round of applause. मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर Okay, thank you so much, panel, to be here. And I want the jury. मैं बस बोलना चाहूँगी कि आज हमारे जो जूरी है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं. So Miss Himalaya Rao, then Dr. Gautam Chajed, Founder Director of Medical Helpline Pune, Miss Rushali Barware, Founder of LT Kids, Dr. Shantaram Barguzar, CYD Board Member, Miss Sujata, Mr. Bablu, Mr. Prasad Kulkarni, Assistant Professor and Program Director, Faculty of Sustainability Studies, MIT World Peace University, Dr. Mausami, Project Coordinator, EUA Center, Admas University, and Ms. Balram, Co-Founder, Communication Organization. So this all are the jury. I want to invite you for the jury competition, which will be in the next building, and then we'll come back here, and other people we are having to continue the second panel discussion. So the जिनका business competition presentation से वही लोग वहाँ जाएंगे. जोसना please jury को लेके जाइए. Yes. And the pitching competition जिनका है वो लोग जाएंगे. बाकी लोग यही रहेंगे. हमारे पास second panel discussion है और बहुत interesting है. So यही रहिए बाकी लोग. बाकी लोग यही रुकेंगे. अगर उनका बिजनेस आइडिया प्रेजेंटेशन नहीं है तो वो यही रुकेंगे. उन्होंने कहीं जाना नहीं है. हमारा सेकंड पैनल डिस्कशन है. एंड आई एमसी
एग्जीबिशन के लिए ब्रेक में जाना है, अभी नहीं, सो प्लीज बने रहिए यहाँ पर ही. प्लीज सेटल डाउन एवरीवन. 1 बजे लंच ब्रेक होगा, उसके बाद एग्जीबिशन के लिए जा सकते हैं आप लोग. CYDA, 25 years inspiring young people. नमस्कार, माझं नाव योगिता आहे. मी पर्सिस्टंट सिस्टम्स मध्ये आता लीड CSR म्हणून काम करते. CYDA बरोबरचं माझं असोसिएशन हे माझ्या स्टुडंट असल्याच्या काळापासून आहे. मी जेव्हा MSW चा कोर्स करत होते तेव्हापासून या संस्थेला मी ओळखते. ते आज एक लीड CSR या पोझिशनवर असेपर्यंत मी बरोबर CYDAच्या बरोबर केला आहे प्रवास असं म्हणता येईल. CYDAच्या सुरुवातीच्या काळात वॉश चे जे प्रोग्राम्स चालायचे, लाईफ स्किल एज्युकेशनचे जे प्रोग्राम्स चालायचे, ते स्टुडंट म्हणून काम करत असताना त्या कार्यक्रमांमधनं खूप शिकायला मिळालं. आणि ती जी शिकवणूक होती म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर्सशी कसं बोलावं, वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर्स बरोबर एंगेज होताना काय काय प्रकारचे स्किलसेट्स लागतात, हे सगळं त्या कार्यक्रमांमधनं एक स्टुडंट म्हणून शिकायला मिळालं. आणि आज जेव्हा 25 वर्षाचा CYDAचा मी प्रवास बघते तेव्हा तो बघत असताना मला खूप आनंद आणि अभिमान असं दोन्ही वाटतं. कारण आनंद यासाठी की एका सामाजिक संस्थेने स्वतःच्या कार्याची 25 वर्ष अत्यंत यशस्वीरित्या पूर्ण केली. आणि अभिमान याचा आहे की फक्त स्वतःला एका मर्यादित कार्यक्षेत्रात त्यांनी बांधून ठेवलं नाही, तर जसजशी गरज समाजाची बदलत गेली तसतसं त्यांनी स्वतःचं कार्यक्षेत्र वाढवत नेलं आणि आहे त्या कार्यक्षेत्रात वेगवेगळे प्रयोग करत गेले. एक एंटरप्रेनरशिप किंवा एंटरप्रेनर्स घडवणारी संस्था अशी म्हणून वेगळी ओळख तयार व्हावी. आणि येणाऱ्या जेव्हा CYDAला 50 वर्ष पूर्ण होतील तेव्हा CYDAची ओळख एक एंटरप्रेनर्स घडवणारी ऑर्गनायझेशन म्हणून तयार व्हावी, हीच माझी इच्छा आहे. ऑल द बेस्ट टू एंटायर CYDA टीम आणि मनपूर्वक अभिनंदन आतापर्यंत केलेल्या यशस्वी वाटचालीसाठी आणि धन्यवाद. To donate and to get more information, log on to www.cywdaindia.org. Ladies and gentlemen, a very good morning. My name is Sahitya Raj Purohit. My name is Gurpreet Kaur. Namaskar and Swagat. It's my absolute pleasure to extend a hearty welcome to each one of you present here. एकत्र येणे ही सुरुवात, एकमेकांसोबत राहणे ही प्रगती आणि एकमेकांसोबत काम करणे म्हणजेच यश. अरे गुरप्रीत, एक बात पूछूं क्या? पूछ. आज यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए? बात क्या है? अरे बात तो बहुत खास है क्योंकि आज अलग अलग जगह के एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर जो साथ है हमारे. अरे वाह, तो शुभ काम में देरी किस बात की? शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम. अरे रुको जरा, सब्र करो. वी ऑल नो समवेयर वी ऑल ट्राइंग टू अचीव आवर गोल्स एंड गिव आवर बेस्ट इन आवर जॉब, बिजनेस एंड कॉलेज, बट कहीं ना कहीं हम खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. अरे क्या बात है यार. तो दूसरों के लिए नहीं लेकिन खुद के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए यार. So give a big hand for yourself. So मैं आगे बढ़ती हूँ. मैं प्रोफेसर उज्जवल चौधरी जी को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ. सर प्लीज.
प्रोफेसर उज्जवल अनु चौधरी मीडिया उद्योग में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी और डीजीएमसी मीडिया कॉलेज के डीन के रूप में कार्य किया है। वह एनएसएचएम मीडिया से भी जुड़े रहे हैं और न्यू बिजनेस एज जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में अपने लेखन योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर चौधरी नागरिक समाज सक्रियता के समर्थक हैं और अक्सर कौशल विकास और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। उनके कार्य सामाजिक कार्रवाई और सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। Dr. Saptashri, please can we have you on stage? डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी कोलकाता में एडमास यूनिवर्सिटी में इनक्यूबेशन हेड हैं। इनक्यूबेशन प्रमुख के रूप में वह एडमास विश्वविद्यालय में उद्यमशीलता और नवीन संस्कृति की खेती का नेतृत्व करते हैं। उनके नेतृत्व में सेंटर फॉर इनक्यूबेशन महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक पोषण स्थल बन गया है। उनकी यात्रा लचीलेपन, जुनून और विज्ञान और उद्यमिता के माध्यम से सामाजिक सुधार के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक प्रेरणादायक वसीयतनामा के रूप में खड़ी है, जो एडमास विश्वविद्यालय के लोकाचार के साथ सहजता से संरेखित है। Sean Sen ji. Sean Sen. Okay. Uma Ganesh Natranjan. सुश्री जुआन सेन चेंग तस्वीरों को आकर्षक बनाने में वाकई बहुत अच्छी हैं। वह वास्तव में लंबे समय से ऐसा कर रही है और वास्तव में इसके लिए प्रसिद्ध है। 2020 में उन्होंने एक्सी डिजाइन स्टूडियो नाम से अपनी कंपनी शुरू की। वह नए व्यवसायों और नए व्यवसायों में निवेश करने वाले लोगों की मदद करती है। वह जो करती है उसमें सचमुच बहुत अच्छी है और बहुत से लोग सोचते हैं कि वह अद्भुत है। उमा गणेश नटरंजन नहीं है। ओके। विक्रम उगाले जी। ओके। उज्जवल जी प्लीज स्टार्ट। तो इस बार हमें सुनना है, क्योंकि मेरा जो भी बोलना था फर्स्ट सेशन में हमने बोल दिया। सो वी विल फोकस ऑन listening. I will focus on listening, and this session is in English because we have a guest from Calcutta and we have a guest from the US. So we'll speak in English this time, and the focus will be on sharing their experiences with regards to development of startup culture, entrepreneurship, incubation, and innovation. As far as my former colleague and all-time friend, Dr. Saptarshi Chatterjee, he has got a first-hand experience in all of these, creating an ecosystem, starting with the university, now expanding on these areas of innovation, incubation, and entrepreneurship. So let's first listen to Dr. Saptarshi Chatterjee, flying down from Calcutta, from Adams University, to share his experiences. His university has hosted the Youth Aid Summit, Summit, Young Entrepreneur Summit last year, and it was a fabulous success. So over to you, Dr. Professor Saptarshi Chatterjee. A very good afternoon, one and all. First of all, I extend my heartiest congratulations to Youth Aid Foundation as well as CYDA for this long and prosperous journey, which has brought more prosperity to people than to itself, which is a rare combination. I also thank the chair for this session, Professor Ujjwal Kumar Chaudhary, who has been a very good mentor and friend. I know for every entrepreneur, something is a challenge. So, for most of you, the challenge will be to understand in English.
And similarly, it is a challenge for me to speak in Hindi, but I would try to put some Hindi words to make it a bit lucid for you. So मैं शुरू करता हूं my journey. Now I am a complete academician. My subject is microbiology, which is one of the biotech related subject. मेरा मास्टर डिग्री, PhD and postdoc microbiology domain में है. So why I shifted from academics to a domain called innovation and more importantly entrepreneurship. ये जर्नी शुरू होता है 2016 साल में, जब मैं IISER, Indian Institute of Science Education and Research, which is one of the very pioneer research institute in India, वहां पे मैं postdoc था. I was doing my postdoctoral research. And the name of my laboratory was Anti-Cancer Drug Development Laboratory. हमें करोड़ों रुपया मिलता था गवर्नमेंट से कैंसर के ऊपर रिसर्च करने में. And we were proud that we are doing research, and I was one of the postdoc fellow. I still remember, एक दिन शाम को, it was 9 o'clock in the evening, जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बिल्डिंग का, वो हमारा लैब में प्रवेश किया और मुझे पूछा, सर थोड़ा बात कर सकता हूं? मैंने बोला हाँ बोलिए. So he asked me a question. He said, sir, लैब के बाहर लिखा हुआ है एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो आप लोग दवाई बनाते हो क्या? मैंने हाँ कोशिश कर रहे हैं. Then he asked कि सर मेरे बेटी को कैंसर हुआ है और डॉक्टर कहता है कोई दवाई नहीं है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो? That was the starting. वही शुरुआत था जब हमें पता चला, या मुझे पता चला कि हम कितना भी रिसर्च कर ले, जब तक उसका फ्रूट समाज को, सोसाइटी तक नहीं पहुंचता और उनका एक जरिया है बिजनेस, तब तक उस रिसर्च का कोई मायने नहीं है. And that day I shifted my gear and I shifted from becoming a scientist to an promoter of innovation and entrepreneurship. So normally I don't like to speak like this. मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब देंगे हाँ या ना? यहां पे ऐसा कोई है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तक नहीं देखा मैंने. अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा जो बताया कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. I do not have any problem. Is there anyone who will raise hand and say मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? No one is there. That means all of us have a problem. और सबके पास प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है. A problem is a problem because we don't have a solution to it. और प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके लिए क्या है? कोई बता पाएगा? ये अपॉर्चुनिटी है. मतलब you can solve a problem and that is your opportunity. I would like to start from a different perspective. 15 years or 20 years, 30 years before, if I ask anyone, be it student, be it faculty, be it anyone, कि कुछ सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण दो, तो कौन सा नाम आता? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, विज्ञान क्षेत्र में CV रमन, जगदीश चंद्र बोस, मदर टेरेसा. बट अभी अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि कुछ सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल दो, तो वो नाम चेंज हो गया. अभी कौन सा नाम आता है? इलॉन मास्क, मार्क जुकरबर्ग. कौन सा नाम आता है? क्यों? सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हो गया? द आंसर इज नो. The definition of success is same, but the example of success has changed. Now why?
Because perhaps 30 years back, or even if I go 100 years back, India was under British rule. So at that point of time, the most demanding thing was freedom. India was severely problematic in various social problems. So social reformation was required, and at that time, those people who brought social reformation, we considered them successful. But now, why Ratan Tata? Why Ambani? Why Adani? Why Elon Musk? Why Mark Zuckerberg? The reason is the most demanding thing of today is job, जो किसी के पास नहीं है. कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोगों के पास आइडिया है, कुछ लोगों के पास, सब लोगों के पास प्रॉब्लम है, मगर नौकरी किसी के पास नहीं है. So that is the reason why जो हमें वो चीज जो हमारे पास नहीं है प्रोवाइड करते हैं, we normally consider them successful. We consider Ratan Tata successful not because he has lots of money, but because he can give job to some people. So the definition remained same, the example got changed. So now when we say we have a lot of problem, every one of us have some problem or other, so let us categorize the problem. It can be personal problem. It can be technological problem. It can be business problem. It can be social problem. So problem is everywhere, and we need to find a solution. Let us take an example. Suppose मेरे पास अभी बहुत सर दर्द कर रहा है, तो what is the solution to it? A Saradon tablet or a paracetamol. That is what we need to understand, and we need to do is to solve a problem. तो ये प्रॉब्लम आपका फैमिली में हो सकता है, आपका लोकेलिटी में हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपका स्टेट में हो सकता है, आपका देश में हो सकता है, और ग्लोबली भी हो सकता है. Now the bigger problem you solve, the better entrepreneur you are, and the more richer you become. That's a very simple equation. So let us start from the biggest problem that the world has defined. Are we aware? How many of you, आप लोग में से कितने लोग SDG, ये 3 लेटर को पता है आपको? SDG क्या है? शायद बहुत लोगों को नहीं पता. इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. थोड़ा आसान सा भाषा में इसको समझे तो हम अगले पीढ़ी को अगर ये दुनिया देना चाहते हैं कि हमसे वो बेहतर रहे, या कम से कम हम जैसे रह रहे हैं वैसे रह पाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? We have to give them zero hunger. कोई भूखा ना सोए. We have to give them no poverty. किसी के पास कम से कम मिनिमम साधन रहे कि वो अपना जीवन धारण कर सके. हमें क्या चाहिए? A good climate. We want a land not only for human but for all animals. We want water not only for us to drink but for the living creature on the water to strive. तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आइडेंटिफाई किया है, और इस मंच से मेरा गारंटी है आप कोई भी एक गोल लेके 1% सक्सेसफुल अगर बन पाए तो इट वुड मेक यू रिचर देन एनी नेम दैट यू कैन टेल टुडे. दैट मीन्स अगर आप ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें, वो आसानी से नहीं होने वाला है. अच्छा, एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उसके सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है. और तो किसको ब्लेम करे? किसको ब्लेम करे? ये सॉल्यूशन नहीं है. सबसे पहले मुझे ब्लेम कीजिए, क्योंकि मैं प्रोफेसर बनते हुए आपके पास सॉल्यूशन लेके नहीं आ पाया. सेकेंडली, आपका पेरेंट्स को ब्लेम कीजिए कि उन्होंने भी आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाया. थर्ड, अगर सोसाइटी को, गवर्नमेंट को ब्लेम करना है तो आप कर सकते हैं. तो can you tell which is the most selfish creature on the earth?
सबसे सेल्फिश क्रिएचर कौन है? ह्यूमन बीइंग. और by Luke, at least I am also a human being. So I am standing here as a very selfish person कि प्रॉब्लम मेरे पास भी है, प्रॉब्लम आपके पास भी है, बट मेरा दिमाग में उसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं. तो ये उम्मीद लेके हम आए हैं कि आप लोग जो युवा शक्ति आप बोल रहे हो वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा और वो सॉल्यूशन से सोसाइटी बेनिफिट होगा, आप बेनिफिट होंगे और मैं भी बेनिफिट होऊंगा. So that is the expectation why I have come here as a very selfish creature called human being. Let me give you an example. आप लोग कितने लोग पेन यूज करते हो? भले सब लोग. कितना पेन एक साल में यूज करते हैं? कम से कम 10. और वो पेन किससे बनता है? प्लास्टिक से. और वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, हां या ना? ना. क्या किया है? मैंने क्या किया? आपने क्या किया? आपका वो एनवायरमेंटल साइंस का शिक्षक का याद करो, उसने भी कुछ नहीं किया. उसने 40 घंटा क्लास ले लिया एनवायरमेंट साइंस के ऊपर, मगर उसने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा. तो हम प्रॉब्लम के बात करते रहे, सॉल्यूशन नहीं आया. जिस साल यंग एंटरप्रेन्योर समिट एडम्स यूनिवर्सिटी में हुआ था, उस साल 2 कोयंबटूर के बच्ची आई थी 9th स्टैंडर्ड के. उसने क्या किया? उन्होंने एक पेन निकाला जो वेस्ट पेपर से, रिसाइकल्ड पेपर से बनता है, और वो पेन के पीछे उन्होंने कुछ सीड्स डाल दिया. मतलब अगर आप सोचिए कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 5000 स्टूडेंट है और 5000 लोग 50,000 पेन यूज करते हैं प्लास्टिक के, उसने वो पूरा कन्वर्ट कर दिया पेपर में और उनके पीछे सीड डाल दिया. हर एक के पीछे 10 सीड, मतलब 50,000 और 10 मतलब 5 लाख सीड जमीन में आ जाएगा. उसमें से अगर 10% मतलब 50,000 प्लांट भी उगे, दैट विल सेव द सोसाइटी, सेव आवर मदर अर्थ. एंड दैट इज द पावर ऑफ इनोवेशन एंड दैट इज द एक्सपेक्टेशन वी कम फॉर द यूथ. दो युवा शक्ति जिसको बोलते हैं हम बिजनेस की बात करते हैं. मोस्टली जो स्टूडेंट है वो अगर घर चले जाए और बोले पेरेंट्स को, एंड इफ दे स्टार्ट सेइंग कि पापा फ्रॉम टुमारो आई वांट टू डू अ बिजनेस, इन नो पार्ट ऑफ द कंट्री दे विल बी एनकरेज्ड. ऐसा कोई मां बाप नहीं मिलेगा जो अपना बेटा जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको बोले कि हाँ बेटा कल से आप बिजनेस करो. नाउ व्हाई? क्योंकि हमें हमेशा बिजनेस कैसे दिखता था? किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस, किसी का गेन, किसी का लॉस. मगर हम आज जो बिजनेस की बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट है, प्रॉफिट वर्सेस लॉस नहीं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं इस बारे में. अब सोचिए 10 साल पहले अगर आपको शाम को बिरयानी खाना था और रात को 9 बजे और वो रेस्टोरेंट 4 किलोमीटर दूर था, पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था. आज पॉसिबल है या नहीं? क्यों? कोई नाम आ रहा है याद में? रात को 9 बजे 5 किलोमीटर दूर से कोई रेस्टोरेंट का खाना लेके आपका घर पहुंचेगा? हाँ, स्विगी, जोमैटो, XYZ. अब देखते हैं ये स्विगी, जोमैटो, अब ब्रांड नेम छोड़ दो, ये कंपनी आने के बाद किसका फायदा हुआ? वो रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ा कि नहीं? आपको आपका फूड मिला कि नहीं? वो कंपनी प्रॉफिट हुआ या नहीं? और वो जो बंदा ड्राइव करके आपका घर तक खाना छोड़ के जा रहा है उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो मतलब पहले जो कंसेप्ट था बिजनेस इज समवन्स प्रॉफिट इज समवन्स लॉस, टुडे वी हैव टू कन्वर्ट दैट बिजनेस इनटू अ प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट बिजनेस. दैट इज योर प्रॉफिट इन द बिजनेस विल आल्सो ब्रिंग प्रॉफिट टू समवन एल्स. It is no longer profit versus loss, it is profit versus profit. Now, ये प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट बिजनेस कब हो सकता है? जब आपके पास कोई इनोवेशन रहे. Now, लोग बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारा कंपनी बनाते हैं. सपोज आपका कंपनी आपने बना लिया
और आपके कैपिटल है 1 लाख रुपया, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको नहीं लगता है कि जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, ही कैन मेक द प्रोडक्ट फास्टर, ही कैन गो टू कस्टमर फास्टर, और उनका बिजनेस बहुत जल्दी से बढ़ सकता है? देन व्हाट कैन वी डू? हमें इनोवेशन के सहारा लेना है। मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो किसी ने नहीं बनाया, आप ऐसे सॉल्यूशन दे रहे हो जो किसी ने नहीं सोचा, एंड दैट इज द आइडियल। नाउ व्हाई यू नीड टू मेक सच सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन अपना रहे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मेधा सत्व जिसको कहते हैं, मतलब पेटेंट, आपको कॉपीराइट करना है, आपको ट्रेडमार्क करना है। तो बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारा बिजनेस हाउस, you ignore this thing, you create a brand, and tomorrow if someone has a more amount of money, they can replicate your brand and you cannot claim that it is your brand, and in a longer term your brand will be washed off. You have invented something, आपने नया कुछ निकाले, नया कुछ innovate किए. Tomorrow if I have more money, I will claim that it is mine and I will prepare it. So that you need to protect your intellectual property. आपका intellect से, बुद्धि से जो property आपने बनाए, tangible और intangible, जो चीज आपने बनाया है, वो सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, that you need to prepare. I would just like to address a few problems of entrepreneurship. First, no pain point. जिसके जरूरत नहीं है वैसे प्रोडक्ट मत बनाइए. Second, don't go for instant gratification. बहुत सारा स्टार्टअप फेल इसलिए कर जाता है क्योंकि उसको पहले साल में कोई प्राइज मिल गया, वो इतना खुश हो गया, वो हमेशा वही प्रोडक्ट 10 जगह पे दिखाते रहे, अगले 5 साल में उसका नया कोई प्रोडक्ट नहीं आया. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन शुड नॉट बी देयर. Finally, I would like to say, yesterday was the birth anniversary of Swami Vivekananda, and we celebrated as the National Youth Day. In his words, if I say, arise, awake, and stop not till your goal is reached. And your goal is to solve a problem. And you are solving the problem not to do charity. You are solving a problem so that you can earn money, you can earn your livelihood. And the focus, as it was already deliberated, is not to make you profitable up to crores or make you unicorn. The reason is you earn your livelihood and you help another 2 people to earn their livelihood by your innovation, by your business. So with this, I wish all the best to all the entrepreneurs, and I once again thank CYDA for this wonderful opportunity, and we are looking forward to more collaborative events and handhold each other for the betterment of the country. Thank you very much. I'm amazed that you spoke almost the full lecture in Hindi. That is because we have been colleagues. I've never seen him speaking so many Hindi words at the same time. I would like to mention here, the next speaker has to come up first of all. I think the next speaker is Ms. Juan Sen Cheng. Nitin Kumar Lokhande ji. Nitin Lokhande ji, please come. श्री नितिन कुमार लोखंडे नेटवर्क एसेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के सह संस्थापक और विसनबॉम इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के तकनीकी निदेशक हैं. वह एक शानदार पेशेवर यात्रा के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दिग्गज हैं, जो उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है. उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज में प्रोजेक्ट मैनेजर और आईएससी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में सीए और एडवांस्ड इंजीनियरिंग के प्रमुख के रूप में भी काम किया है, जो उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है. सुश्री जुआन सेन चेंग तस्वीरों को आकर्षक बनाने में वाकई बहुत अच्छी हैं. वह वास्तव में लंबे समय से ऐसा कर रही है और वास्तव में इसके लिए प्रसिद्ध है.
2020 में उन्होंने एक्सी डिजाइन स्टूडियो नाम से अपनी कंपनी शुरू की। वह नए व्यवसायों और नए व्यवसायों में निवेश करने वाले लोगों की मदद करती है। वह जो करती है उसमें सचमुच बहुत अच्छी है और बहुत से लोग सोचते हैं कि वह अद्भुत है। That's your introduction in Hindi, the Indian language. You got it? That doesn't matter. Nitin It Kumar was in ji, English written. please come on stage. Yeah, before we go there. Now moderation will take it. You can go. पहला जो मैं बोल रहा था उस वक्त, after Professor Saptarshi had spoken, Professor Saptarshi has created an incubation center in the Adamas University itself. Then taken support from BIRAC, a government body that helps ecosystem of incubation, and also engaged social sector organizations. That's how Youth Aid Foundation is connected with him. Not only engaged, not only Youth Aid Foundation, several others from Bengal engaged. And government fellowship for incubation and starting new business was also brought in, under which several people have been fellows, incubation and entrepreneurship fellows have been appointed. And now, after 3-4 years, some of them have started producing new products and services. And one of them, one entrepreneur is there in the exhibition who has brought in plant food and fish food. Very hygienic, you can tell. Mealworm एक कीड़ा है. So he cultivates that mealworm, and out of that he prepares food for fish. And the excreta and the remaining of that mealworm is prepared as a fertilizer. So he is just a postgraduate student who created his own company, who got fellowship through us from BIRAC, Government of India, and he's working fine. I wish you will visit his stall and encourage. So yesterday, a professor from Symbiosis had come, who has got a terrace garden. And for the plants, he was looking for a good fertilizer for the plants there. And he found this very interesting. And he took some pieces, some packets he bought there. So what I'm saying is that a university's job is not only to give gyan and certificates. It's also important to take them and implement in actual form of entrepreneurship. A good case study, and along with that, many institutions, many NGOs are also associated, Youth Aid Foundation included. So, अब मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बाद जब ब्रेक होगा, आप लोग एग्जीबिशन में जब जाएंगे, इनका एडमस यूनिवर्सिटी का भी स्टॉल देखेंगे, और आपके जो घर में एक्वेरियम अगर है, मच्छी है, उसका फूड, और अगर पेड़ लगाते हो घर पे या आपके टब्स हैं या जो भी गार्डन है, तो उसके लिए पेड़ों के लिए फूड, ये उनको प्रोडक्शन है. इसी तरह 20 और प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग, प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रहे हैं. Important is that talking about entrepreneurship is not important. Implementing it and creating entrepreneurs where they were none from scratch. थोड़ी देर पहले हमारी बहन नंदुरबार से आई थी जिन्होंने अपना केस स्टडी रखा. अभी हम जाएंगे हमारे फॉरेन गेस्ट जो आए हुए मिस जुआन सेन चेंग, and she is already working with Entrepreneurship Fund as the program manager, and she will now present her views. She will speak in English. Maybe a small summary of that I'll do later on. They are here wherever you want to speak. Can I hear? Okay. So, Madam Juan Sen Cheng from US. Thank you. Thank you so much for having me. It's such an honor to be here with all these panels. And my name is Xuan. I'm born and raised in Malaysia, actually. And I started my company 4 years ago during the pandemic, where everyone was like, we don't know what to do during the pandemic. And I found an opportunity as an entrepreneurship background to start a company to solve problems, basically to solve design problem for a lot of younger entrepreneur that doesn't have, resources to reach out to a bigger agency. So what I did is I ran a UX/UI nationwide UX/UI design company where we help startup and the venture capital ecosystem
to scale their MVP, as well as helping them to emphasize their visions with solutions. One of the things that, one of the panel was talking about earlier was, when is the good time to start a business? And I would love to bring this to you because I've been working with a lot of entrepreneurs, very young entrepreneur myself, and they were like, I'm not ready to start anything. And they were like, when can we have all the resources to start? I would advise people to just start and things will align. I feel like there's no a perfect time to start a business. They always, if we have the entrepreneurial spirit in us, there are ways to solve problems. This is what I learned from working with a lot of entrepreneurs and entrepreneurship myself. I don't have a lot of material prepared for today because I feel like I can share my experience. I'm open to any questions. I run my agency in United States as well as in Malaysia. So I have multinational team across the country. And one of the things people be asking me, like, how do you start a company in the state, or you are not even, you're not even living in the state very often, and you have to travel back and forth. And I'm happy to answer any question if you are looking at multinational or, scaling your company. Basically, जो कह रही हैं कि मलेशिया में वो पली बड़ी है और अब मलेशिया और अमेरिका दो देश को मिलाकर उन्होंने स्टार्टअप सपोर्ट वेंचर कैपिटल फंड एक रेज किया है जिससे जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उन्हें मदद की जाती है और उनका एक्सपर्टीज़ है छोटे बिजनेस जो मल्टीनेशनल जाते हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए वही उनका एक्सपर्टीज़ है. द क्वेश्चन दैट यू कुड परहैप्स आंसर is that someone who is starting a small business in India, say in the field of sustainability or garments or maybe even packaged food products, how they can go global, what sort of support can come, whether it's technology or funding or guidance or market expansion, what sort of support can come from your startup agency? Thank you for the questions. I feel like there's a lot of support, especially from this organization here, where you can start from grassroots entrepreneurship, where you can have all these resources to bring you to where you want to be. And if you are expanding, like how Himalaya was covering earlier today, what kind of services or what kind of products that you are selling, to understand what kind of category you fall into, and then do a little bit of research into what kind of funding or money that you can ask for. There's a lot of non-dilutive or dilutive funding where you can maybe get loan from a bank or smaller loan from personal friend and family, or even scaling the company to go into a venture capital funding. छोटे बिजनेसेस के संदर्भ में उन लोग सपोर्ट दे सकते हैं बेस्ड ऑन आपका क्या प्रोडक्ट है, आपका क्या सर्विस है और आपका क्या बिजनेस प्लान है. तो हम चाहेंगे वी वुड एक्सपेक्ट दैट यूथ एड फाउंडेशन व्हिच ट्रेन्स पीपल एट द ग्रास रूट्स टू डेवलप देयर बिजनेस स्किल्स एंड स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड योर एजेंसी, योर फंड कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच हैंड होल्डिंग to these young entrepreneurs at the initial stage, and when they come to accelerator stage, that means incubation is done, the proof of the pudding is done, the person has already proven that he has already come, maybe run for 1 or 2 years of business. When they want to expand, your support can be useful there. So that sort of support, that sort of MOU can be decided with Youth Aid Foundation. So you can come at the accelerator stage in a big way. Right. Your response? Yeah, I feel like you can
from incubator standpoint, you can train a company to a certain state where they are ready for venture fund. And venture capital usually look into your tractions, like what is your return of investment, what do they gonna get out of you. They are always looking for a unicorn. But from my personal view, if you can get through into one venture capital, there's more that will come along the way. Great. Thank you. We'll go to the next speaker now. Already Nitinji has been introduced. He is the CEO of Vision Bomb Engineering Solution. So from his experience of entrepreneurship, personally and in the ecosystem, what suggestions do you have? Share your experiences. What suggestions do you have for young entrepreneurs here? And you can speak in English, Hindi, Marathi, any language. Just put it on. Yeah, so first, very good afternoon to you all. So before I answer this question, I would like to take this opportunity to congratulate CYDA for celebrating their 25 years mark. And CYDA has phenomenally touched many lives in India. So little bit my background before I answer. Actually, I am a IIT Madras pass out. I am a German citizen. My first language is Marathi, my second language is German, and then English. So I have a lot of problems when I think in either Marathi or German. So I was attending a previous session also. And in previous session, there was a very wonderful entrepreneur with name Sunandaji. And she was a prototype. She has reached to a success mark. And that was a very inspiring story. Now, I was also a prototype about 12 years back when I started my startup in India and Germany. And I done this journey. And during this journey, we have many problems. So the opportunities, this is one of the topic of today's discussion. What are the opportunities? There are so much disruption happening around us. Professor mentioned about 16 sustainable goals, which are there. And there are huge opportunity everywhere. Like recycle, reuse is one of the opportunity. One of the opportunity is electrification. So again, another disruption area. Another opportunity is e-commerce. So many questions has been asked how the business can be taken from India to abroad. There were very dotted points, not a clear vision. Anybody can present. And this is one of the opportunity. So, as an entrepreneur, I would like that young entrepreneur, before taking any opportunity, to do some thinking before taking that opportunity. The way Professor also mentioned, like what scale it can grow. Okay. So there is a request. एक request आई है कि मैं हिंदी में बात करूं. हाँ, तो I can also talk in Marathi, or if you want, I can talk in German also, so that nobody understands. So, मागच्या सेशनमध्ये सुनंदजी होत्या. त्या एक प्रोटोटाइप होता ज्यांनी एक माइलस्टोन अचीव केलं होतं आपल्या सगळ्यांसाठी. आणि ह्या सेशनमध्ये मी प्रोटोटाइप आहे. मी 12 वर्षापूर्वी माझी कंपनी भारतात आणि जर्मनीमध्ये स्थापन केली होती. आणि हा एंटरप्रेन्योरशिपचा सगळा प्रवास मी केलेला आहे. ह्या प्रवासामध्ये एक गोल असतो, ह्या प्रवासामध्ये एक प्रवास असतो आणि त्या प्रवासात होणारा त्रास असतो. अशा 3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. ह्याच्यात गुलजार साहेबांचं एक खूप सुंदर वाक्य आहे. गोल महत्त्वाचा नाही, प्रवास महत्त्वाचा नाही. सफर इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सफर बहुत इंपॉर्टेंट है. सुनंदा जी ने भी बताया कि उनके पति ने रात में उनके साथ काम करके उनके प्रॉब्लमैटिक समय में लड्डू बनाए
ये वैल्यू होती है एक हमसफर की। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। CYDA एक हमसफर बन के सुनंदा जी की हेल्प करने के लिए खड़ा रहा। ये वैल्यू होती है एक हमसफर की। एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने जितना मेरा जर्नी किया, मैंने मेरा जर्नी भी एंजॉय किया, लेकिन जर्नी से ज्यादा यदि आपका हमसफर अच्छा हो तो और मजा आता है। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी पे काम करने से पहले वो अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सोचे, क्योंकि एक बार आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो आगे जाके आपका पूरा समय वो अपॉर्चुनिटी के लिए देना पड़ता है। फिर आप दूसरे किसी भी चीज के लिए आपका डेडिकेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ले। आज के दौर में जो डिस्ट्रप्शन होता है, एक चीज बहुत जल्दी से चेंज होती है, वो समय है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कोविड हुआ उससे ई-कॉमर्स में बहुत बूम हुआ, व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, बैटरी सिस्टम्स आ रहा है, ई-कॉमर्स में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आप जैसे पिछले सेशन में भी हिमालय जी ने बताया था, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था जो आपको बहुत आसानी से कौन से एरिया में जाना है उसके बारे में बता सकता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें पिछले सेशन में और ये सेशन में प्रोफेसर ने भी बताया कि सस्टेनेबल गोल्स है, 16 सस्टेनेबल गोल्स दिए हुए हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अवसर है। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप अच्छे किताबें पढ़िए, आप अच्छे लोगों से एसोसिएट कीजिए, आप डिसिप्लिन रहिए, आप आपकी जर्नी एंजॉय कीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में मायने रखती है। So if you could share some examples from your own journey as an entrepreneur and lessons, because आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और आपका महाराष्ट्र का सन ऑफ द सॉइल हो, यहाँ का भी एक्सपोजर है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, यहाँ का जो यंग ऑडियंस है उसके लिए आप कुछ सजेशन दो इन द लाइट ऑफ योर एक्सपीरियंस। जहां तक मुझे लगता है, जैसे सर ने भी पूछा कि क्या एक्सपीरियंस होना, मीन्स व्हाट कैन कैन शेयर, तो जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो चीज है जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, मैं इसका मराठी में या हिंदी में उसका मतलब नहीं बता पा रहा हूं, और एक इनहेरिटेंस होता है और दूसरा वर्क होता है। आपका अच्छा इनहेरिटेंस हो तो आपका हार्डवर्क कम होता है, आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो एक अच्छा इनहेरिटेंस करने के लिए एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। एक बार आपके पास क्वालिटी एजुकेशन हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। तो मेरे जर्नी में भी ऐसे ही हुआ। जैसे मैं IIT से पास आउट था, मैं जर्मन कंपनीज में काम कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत आसान था लोगों को मिलना और ये करना, लेकिन उसकी नींव जो रखी गई थी वो मेरे फैमिली ने एजुकेशन में रखी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और उसके बाद आपका जो विजन है, आपका जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसका विजन क्या है, वो विजन सिंपल करके आजू बाजू के अपने साथियों को बताना। एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक राइट लोगों को राइट जगह पे लाना, फिर वो लोगों को क्लैरिटी देना, उनका मॉनिटरिंग करना, राइट टैलेंट एक्विजिशन करना, टैलेंट को नर्चर करना, कैपिटल रेज करना, कैपिटल राइट जगह यूज करना, ये सब बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। एक वर्किंग कल्चर बनाना, वो वर्किंग कल्चर में फ्रीडम हो, जहाँ पे आपके कलीग्स आपको उनकी आइडियाज, उनके फीडबैक्स दे सके, वहाँ पे करेज हो, ये सब चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मायने रखती है। और मैंने मेरे जिंदगी में यही चीज़ें करने की कोशिश की है। सफलता थोड़ी हाथ लगी है, कभी नहीं भी लगी है, लेकिन यही मेरा जिंदगी का एक अनुभव रहा है। Some practical suggestions from
Nitin ji. The university system, what can be done beyond the university system? Your suggestions, please. स्ट्रक्चर्ड मैनर मतलब एक प्रूवन पाथ, जो पाथ से आप गुजरेंगे तो यू एक्सपेक्ट दैट द पॉसिबिलिटी डजंट गारंटी यू समथिंग, बट योर पॉसिबिलिटी इंक्रीजेस. जैसे दूसरे मंजिल से गिर गए तो हाथ और पैर टूट सकता है. 10वें मंजिल से गिर गए तो रिस्क नहीं है, हाथ पैर टूटने का. तो एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ इनोवेटर आप डिजाइन थिंकिंग पाथवे ले सकते हैं. दिस इज अ 5-step प्रोसेस जो शुरू होता है एम्पैथी से. मतलब आप कोई काम क्यों करना चाहते हो, आपका हृदय में उसके लिए क्या चीज है जो आप उस पाथ में जाना चाहते हो. इट स्टार्ट्स विद एम्पैथी, दैट हाउ यू फील about that. You don't feel bad for others, how you feel bad for a problem. Second can be define. बहुत सारा जगह में हम डिफाइन नहीं कर सकते. एक आसान से एग्जांपल देता हूं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, यस और नो? नो, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अनअवेयर ऑफ वेयर यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम. मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी है या कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और हम उसको एक नाम दे देते हैं तो हम डिफाइन नहीं कर पाता है. तो पहले एम्पैथी, सेकंड डिफाइन, थर्ड आइडिएट. आइडिएट मतलब आप किसी से भी आइडिया लो. 140 करोड़ का देश में 280 करोड़ आइडिया है, और हम ऐसे सोचते हैं कि जिनके पास आइडिया है वो बड़े हैं. नो, आइडिया हैज नो मीनिंग until you can convert that idea into something. That is translation. उसमें आता है प्रोटोटाइपिंग. सर ने भी बताया प्रोटोटाइपिंग के बारे में कि आप एक प्रॉब्लम का हल निकालना चाहते हो तो आपने टेबल में रखना है, आपको पावर पॉइंट में नहीं दिखाना है, आपको लोगों को सिर्फ माइक में स्टोरी नहीं बोलना है, आपको टेबल में रखना है या एक कस्टमर को सर्विस देना है. So once you empathize, once you define the problem, once you ideate and once you prototype, फाइनल आता है आपको टेस्ट करना है. और ये आप कस्टमर के पास जाओगे, एक प्रोडक्ट में 10 फ्लॉज रहेगा, कोई बोलेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आपको उसको सुनना है, उसको रिव्यू करना है, उसको फिर से इंप्लीमेंट करना है. ये साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप जाएंगे तो आपका सक्सेस गारंटीड नहीं है, बट आपका प्रोबेबिलिटी जरूर इंक्रीज होगा टुवर्ड्स बिकमिंग सक्सेसफुल. वेरी वेल सेड. कोई चीज को लेकर बहुत लगाव होना और उस पर कोई सॉल्यूशन ढूंढना, उसको एम्पैथी बोलते हैं. तो उन्होंने पहले बोला एम्पैथी, फर्स्ट पॉइंट बोला एम्पैथी. तो कोई भी चीज पे आपका बहुत, कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट है तो उस पर लगाव है उनका, कोई शिक्षण में एक्सपर्ट है तो उसका लगाव है उस पर. तो एक चीज आपको ढूंढना है जिस पे आपका लगाव है, नहीं तो उसमें अगर एम्पैथी नहीं है, जबरदस्ती वो बिजनेस आप नहीं कर सकते. दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला प्रॉब्लम. उस जिसमें आपका एम्पैथी है उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी एरिया में, उसका सोल्यूशन चाहिए. अभी लोग नौकरी में जाते हैं, खाना बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए 1 मिनट नूडल बना, उस प्रॉब्लम से वो सोल्यूशन बना 1 मिनट नूडल. अब 1 मिनट नूडल उसका प्रॉस एंड कॉन्स है, 2 मिनट नूडल सॉरी, और वो विदेश के आइटम है. ऐसा लोग सोचते हैं क्या हमारे देश के कोई सोल्यूशन है इसके लिए? तो यानी आप पहले एम्पैथी होगा आपका किसी चीज को लेकर, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसको लैटरल थिंकिंग बोलते हैं, जिसके माध्यम से आप आइडिएट करते हो. तो उन्होंने बोला आइडिएट करना, मतलब ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें से कोई एक सॉल्यूशन को उठाना जो आपको सबसे फिजिबल लगता है और उसका एक सैम्पलिंग करना. प्रोटोटाइप, उन्होंने वर्ड यूज किया प्रोटोटाइप. सैम्पलिंग किया, प्रोटोटाइपिंग किया. वंस यू हैव डन अ प्रोटोटाइप, इसके बाद आपको उसको टेस्टिंग करना है मार्केट में. जैसा हम लोग आजकल नवाहार के बहुत सारे सामान लेके जाते हैं, लेकिन ये शुरू में टेस्टिंग हुआ. पहले कुछ लोगों के पास ये सैम्पलिंग हुआ, टेस्टिंग हुआ, फीडबैक लिया गया, अभी भी लिया जाते हैं, अभी भी ये तो शुरुआती स्टेज ही है. तो टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के बाद यहाँ तक उन्होंने बताया अगर आपका टेस्टिंग करके प्रोडक्ट सफल है, फिर उसका मार्केटिंग करना जरूरी है. उसकी ब्रांड बनाना, उसको सोशल मीडिया में लाना, उसको मार्केट तक ले जाना. मार्केट ले जाना इनफ नहीं है,
आपको जानना पड़ेगा सेल्स करना, यानी ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और सर्विस वर्सेस मनी। पैसा लेना जानना, अर्न करना जानना पड़ेगा, सिर्फ मार्केटिंग एनफ नहीं है। सो मार्केटिंग में बहुत लोग जान गए। देखो अब एग्जांपल देने, 2 दुकान है कपड़ों का, समझो स्टॉल एग्जीबिशन में है। एक दुकान लोग आ रहे हैं, वो अपने सामान दिखा रहे हैं, कोई खरीद रहा है कोई नहीं खरीद रहा है, खत्म हो गया। दूसरा दुकान खरीद नहीं भी रहा है तो भी कार्ड दे रहा है, और उनके क्या टाइप के चीज चाहिए वो लिख के ले रहा है, नाम फोन नंबर के साथ, और जो खरीद रहे हैं उनका कमेंट लिख रहा है, उनको वीडियो में 1 मिनट के लिए शॉट ले रहा है, आपको क्यों खरीदा, आपको क्या अच्छा लगा इसमें, उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले लिया। बहुत चांसेस है सेकंड वाला 1 साल में पहले वाले से 4-5 गुना बिजनेस करेगा, क्योंकि वो अपने एक नेटवर्क बनाता जा रहा है, कस्टमर्स नेटवर्क। ये है मार्केटिंग टू सेल्स ले जाना। काफी नहीं है मार्केट करना, दोनों एग्जीबिशन में आए मतलब मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन सेल्स करने जानना है, वो भी अनदर पॉइंट है। और सेल्स में ये भी एक पॉइंट है। एक जन आया, आपने 3 प्रोडक्ट दिखाया, वो पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपको उसका माइंड रीड करना है, या उसके कमेंट्स जो है उसमें से नए चीज निकाल के दिखाना है। आप कभी कभी देखते हो ना, किसी दुकान में जाते हो, आपने ना बोलने के बाद निकलते हुए भी वो आपको रोक लेता है, 4 चीज रिलेटेड दिखाता है, अनजाने में आप कोई ना कोई सामान ले लेते हो। तो सेल्स भी एक आर्ट है, केवल मार्केटिंग नहीं। मार्केटिंग तो चाहिए ही, सेल्स, और सेल्स के बाद आफ्टर सेल्स, लोग बेच के भूल जाते हैं लोगों को। आपने वो आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं एक छोटा एग्जांपल, ये पहले मैंने वेबिनार में दिया था, आप लोग अगर वेबिनार में सुने हो तो जानते हो, लेकिन शायद कोई नए लोग भी होंगे, इसलिए मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। करीबन 20 साल पहले, 15-20 साल पहले मैं अहमदाबाद में था, तब पत्रकार था, जर्नलिस्ट था, गुजरात समाचार टीवी ग्रुप के साथ उनका टीवी स्टार्ट किया था मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तरीके। सो उस वक्त मैं जिस घर में रहता था, एक सोसाइटी था, श्रीनंद नगर सोसाइटी। श्रीनंद नगर के सामने छोटा सा एक शॉपिंग मॉल था, उसके आगे कॉर्नर में एक लड़का बैठता था, जो आते जाते मैं देखता हूँ टूल लगा के बैठता था। पहले वो उस शॉपिंग मॉल के एक दुकान में बार्बर शॉप में असिस्टेंट था, कुछ हुआ है उसको निकाल दिया है। वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के टूल लगा के, ईंट के ऊपर टूल लगा के एकदम गरीब लोगों को कम खर्चे में बाल काटता था। और मैं जो इंटरेस्टिंग चीज देखता था, वो बाल काटने के बाद पूछता था, आप कितने दिन बाद काटते हो? बोलता है 1 महीना या 2 महीना, जो जैसा है। तो वो लिख के कागज में हिंदी में लिखता था, बिहार का लड़का था, हिंदी में लिखता था, आपका फोन नंबर है तो नंबर लिख। बोलता मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब आपका 2 महीना होने को आएगा मैं याद दिलाऊंगा, आप आना मेरे पास। आई वॉज इम्प्रेस्ड, एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद दिस बॉय। टू कट इट शॉर्ट, में समय लिमिटेड होता है इसलिए लंबा नहीं करता हूँ, बहुत बार इस बीच में मिले। मैंने उसको लिटरली 6 साल में रास्ते के दुकान से छोटी दुकान से लार्जर दुकान, फिर एसी, मेन वीमेन 2 शॉट, शादी करना, गुजराती लड़के से शादी करना, बच्चे होना, पूरा चीज मैंने उसका देखा है 15 ईयर्स के अंदर, 15 साल के अंदर। जिस तरह से वो एक कस्टमर का फैमिली का डिटेल जानता था, उसकी दुनिया ही वही है। आसपास के 4 किलोमीटर रेडियस में सारे, जिसने उसको दुकान से निकाला था उससे बड़ी दुकान है उसका आज, सलोन, बड़ी सलोन है। द पॉइंट इज नॉट अबाउट, ठीक है हमको आनंद लगता है, हम तालियां बजाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, कोई छोटा से छोटा काम भी करके भी ऊपर उठ सकता है। या बॉम्बे में बहुत सारे रेस्टोरेंट मालिक हैं जिन्होंने रास्ते में चाय बनाकर बेचने से शुरू किया था, जिंदगी वहां से शुरू किया था। तो वो उसको वही पॉइंट है, आपके पास जो काम कर रहे हो उसके प्रति प्रेम है क्या नहीं, एम्पैथी, आप उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या नहीं। देखो ये गरीब लोगों के पास सस्ते में बाल काटने का नहीं था ऑप्शन, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया इसने। तो प्रॉब्लम, देन आइडिएट, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडिएट। फिर आपने एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल बनाया, फिर उस सैंपल को टेस्ट किया मार्केट में, अगर लोग ने कुछ फीडबैक दिया उसको लगाया, इंटीग्रेट किया, फिर उसको मार्केटिंग की बड़े पैमाने में कंपैरेटिवली सेल्स की, आफ्टर सेल सर्विस भी दिया, आफ्टर सेल सर्विस भी दिया। ये लड़का फोन करके बोलता था, महाशय आपका तो बाल काटने का टाइम हो गया, आप आ जाइए, अगले कल सुबह का 10 बजे का टाइम फिक्स करूं। ये बात वो करता था जब वो पेड़ के नीचे बेचता है, आज भी वो करता है जब सलून चलाता है। द पॉइंट इज हाउ डू यू मेंटेन योर कस्टमर। अभी हम लोग जार्गन यूज करते हैं, ECRM, सही है, ऑनलाइन में कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, ECRM, और ये एक फिजिकल CRM है।
ये लड़का करता था। नाउ अभी वो उसका डेटा, अभी तो लड़का वो अपॉइंट कर सकता है जो ये पूरा डेटा को डिजिटाइज करेगा, डिजिटाइज करके रिमाइंडर, ऑटोमेटिक रिमाइंडर करेगा। नाउ ही कैन डू दैट, बट ही स्टार्टेड दैट वे एंड हैज कम अप। सो वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम Saptarshi ji and explaining the whole thing, and I wanted to add to that. So madam, before in this second round of discussion, if you could speak on what sort of businesses have you supported, small, medium businesses, and that will give an idea to people what sort of business they can associate with you on. So over to you, Madam Zuan Sencheng. Thank you. I usually work very closely with ideation stage, where they first have an idea, or where they went through a competition from a university, and they have a working prototype, and they wanted to explore different pathway where they can like scale the company, they can like reach into funding and those kind of things. That's how I, support a lot of entrepreneurship. I also support a lot of tech company where they come with an idea without a product. They are solving an idea. For example, one of my very close customer, they do an app that connecting contractor to people who want to build a house. So they are bridging the gap. Traditionally is people call up the phone and you get people come to your site and build the house for you. They want to change the idea of like, how can we build an app so that contractors can put their profile on the app, and then the people who build the house can access to all these contractors. This is the problem they bring to me, and we talk about it, and then this is how we, build a prototype, find the market fits, like what you've been talking about, find their audience, and then how to scale. Great. 2 पॉइंट उन्होंने बताया। एक कि जब यूनिवर्सिटी लेवल के न्यू आइडियाज, आइडमस कैन ऑल्सो लुक एट दैट। यूनिवर्सिटी लेवल में जब नए आइडिया आते हैं बिजनेस के, उसमें जो विनिंग आइडियाज हैं हम उनके साथ काम करते हैं। जो मैच्योर्ड विनिंग आइडियाज हैं उनके साथ काम करते हैं, आइडिया लेवल से लेकर, प्रोडक्ट के बाद में आएगा आइडिया लेवल से। दूसरा उन्होंने कहा टेक्निकल प्रोडक्ट, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट, ऐप जैसा एप्लीकेशंस। सो उन्होंने बताया कॉन्ट्रैक्टर और जो घर बनाना चाहते हैं इनको कनेक्ट करने का एक ऐप था जिसको उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के संदर्भ में भी वो शुरू से आइडिया लेवल से अटैच होना चाहते हैं और उन लोग को नॉलेज, हैंड होल्डिंग, फंडिंग हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। ये 2 एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया। थैंक यू मैडम फॉर दैट। एंड नितिन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट, सो यू हैव कम फ्रॉम, अब मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप एक मराठी परिवार से आए हो, आपने हायर एजुकेशन की इंजीनियरिंग का, वो भी देश के सबसे वेल नोन इंजीनियरिंग कॉलेज IIT में, उसके बाद आपने विदेश में भी काम किया, अब इधर कर रहे हैं। तो एक मराठी परिवार से निकलते हुए क्या बिजनेस में आने के लिए क्या हैंडीकैप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और इस संदर्भ में आप क्या सजेशन देते हो यंगस्टर्स को? क्योंकि इसका पूछने का कारण है मेरे कम्युनिटी बंगाली और इनके कम्युनिटी मराठी में बिजनेस इतना पॉपुलर नहीं है जितना इजीली एक गुजराती और मारवाड़ी फैमिली में जितना इजीली मतलब बिजनेस एक्सेप्टेड है। यहाँ तक भी गुजरात में मैं बहुत साल था, लोग कहते हैं धंधों में ना थी तो मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज मैं बोल नहीं पाऊंगा, अगर आप बिजनेस में नहीं हो तो घर की बेटी नहीं दूंगा। दिस इज द आइडिया द गुजराती से, एंड बंगाली इज एग्जैक्टली ऑल्टे, वो आप बिजनेस में हो, अनसर्टेन इनकम है तो घर की बेटी नहीं दूंगा। एग्जाम उल्टा है, तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। इवन केरला में भी दे आर ऑल बिजनेस पीपल, sorry, they are all service seeking people, job seeking people. So what's your idea on that? Yes, I mean, it's a very, very good question sir has asked. Exactly, the Bengalis and Maharashtrians, हमारा thought process और हमारा language बहुत similar है। And मराठी फैमिली से आने के बाद जब मैंने IIT से पास आउट किया, मेरा सैलरी बहुत ज़्यादा था, एंड मैं मर्सिडीज बेंज के लिए काम करता था जर्मनी में। तो मेरे 1 साल के सैलरी में मैं पुणे में 4 BHK के घर हर साल खरीद सकता था। ये मेरे सैलरी का लेवल था। एंड मेरा बड़ा भाई वो भी IIT से पास आउट है, उसका आज के डेट में भी सैलरी करोड़ में है।
तो 2010 में मैंने एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, और मैंने जब मेरे डैड को बताया ये मैं करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझ पे इतना प्रेशर डाला कि ये क्यों नहीं करना है। तो मराठी फैमिली में सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बंगाली में भी। और तो मेरे पेरेंट्स एकदम खिलाफ थे इसके कि ये नहीं करना है, तुम जर्मनी में काम करते हो, पहले तो इंडिया ही मत आओ, तुम जर्मन सिटीजन हो, उधर ही रहो, इंडिया में मत आओ, यूरो में पैसे कमाओ, यहाँ इंडिया में प्रॉपर्टीज बनाओ। बट वो मार्लोस का एक पिरामिड होता है, सर को पता रहेगा कि वो पिरामिड में आदमी को जब सब मिलता है, फिर आदमी सोचना चालू करता है कि और क्या किया जाए, और आदमी सही या गलत एंटरप्रेन्योरशिप का राह पकड़ लेता है, और उसको बहुत बार पछतावा भी होता है। मतलब जब टेबल टर्न होता है, मतलब तुम जब जाते हो लोगों को मिलने एज अ वेंडर, तो वो जिस तरह से तुमको ट्रीट करते हैं, और फिर तुमको रियलाइज होता है कि चेयर का वैल्यू था, तुम्हारा वैल्यू नहीं था। ये सब होता है, और ये बहुत टफ प्रोसेस है, ये बहुत टफ प्रोसेस है। एक मेरा एग्जाम्पल लेके आदमी ये सीख सकता है कि पहला थोड़ा सिक्योरिटी बिल्ड करो, बिकॉज मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो पहला एक सिक्योरिटी बिल्ड करो, और फिर आपको लगता है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्शन में जा सकते हो। सर ने भी बताया 16 सस्टेनेबल टारगेट्स दिए हुए हैं, 17 सॉरी। तो ये रेजिस्टेंस आपको रहेगा, बाद में आपका चॉइस है। थैंक यू। 1 बज रहा है, 1:02 हो गया। ये सेशन 1 बजे तक था, तो मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। समय की पाबंदी सीखनी चाहिए, जो हम लोग इंडियन लोग काफी मिस करते हैं। आप जर्मनी में थे, आप जानते हो कि ऐसा 2-2 मिनट का भी हिसाब, 1-1 मिनट का भी हिसाब किया जाता है। हमारे कलकत्ता से आए हुए प्रोफेसर सप्तर्षि से हमने सीखा किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट तैयार किया जाए, किस तरह से एम्पैथी से लेकर बिजनेस तक, पूरा बिजनेस तक कैसे बनाया जाए। उन्होंने ये भी बहुत अच्छा बोला, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का है, उसके साथ जुड़कर अगर सोचेंगे, प्रॉब्लम निकालेंगे, तो जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। हमारे जो मित्र मलेशिया के हैं और आज यूएस में रहती हैं, मैडम जुआन सेनचेंग, उन्होंने कहा एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरह के प्रोजेक्ट के साथ वो लोग जुड़ते हैं, किस स्टेज में जुड़ते हैं, 1-2 उदाहरण के साथ। और हमारे नितिन भाई ने बहुत अच्छे तरह से समझाया एक मराठी परिवार के बेटा या बेटी को किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए। इनके साथ अब और भी बातें करते रहिए ब्रेक के टाइम खाने पे। मैं यहीं पे इस सेशन को अंत करता हूं, और अंत करके मैं मॉडरेटर्स को, अपना एंकर्स को बुलाता हूं आगे की बात करने के लिए। धन्यवाद। So, thank you, respected dignitaries. I request Ujjwal ji for guest felicitation. Dr. Saptashri Chatterjee. Mr. Nitin Kumar Lokande. Sean Shane. Thank you, everyone. अभी लंच ब्रेक है, so please everyone. लंच ब्रेक के बाद आप वापस आइए यहाँ पर 2 बजे, और एग्जीबिशन चालू है, आप एग्जीबिशन देख सकते हैं अभी जाकर। प्लीज़ विजिट एग्जीबिशंस, बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाए हैं अलग अलग चीज़ें, आप ज़रूर एक बार जाइए और देखिए। थैंक यू। 2 बजे प्लीज़ इसी हॉल में वापस आइएगा।